गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? देखिए बेटा, कल अपन ने आखिरी क्लास में पढ़ा था किसी चुंबकीय क्षेत्र में आवेश Q पर जो चुंबकीय बल लगता है उसके बारे में। ठीक है, क्या लिखा अपन ने फॉर्मूला चुंबकीय बल का? F बराबर QVB साइन थीटा। ठीक है, QVB साइन थीटा। यहाँ बच्चों अगर थीटा का मान 0 डिग्री या 180 डिग्री होता है तो उस केस में अपन जानते हैं बल का मान क्या होगा? 0। ठीक है, बल 0 लगेगा, मतलब आवेश जो है उसका जो आवेश की जो वेग है वो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है, तो आवेश पर बल का मान 0 आएगा और वो बिना विचलित हुए सीधा निकल जाता है सरल रेखीय पथ पर। ये अपन ने पढ़ा था केस नंबर 1 में। फिर केस नंबर 2 बताया था कि अगर थीटा का मान 90 डिग्री हो तो उस केस में बल F बराबर क्या होता है? QVB, जो कि अधिकतम लगता है, क्योंकि साइन 90 बराबर 1 मतलब अधिकतम, तो बल का मान अधिकतम लग रहा होता है। इस अवस्था में हम देखते हैं आवेश जो है वो वर्ताकार पथ के अनुदिश विक्षेपित होता है, वृत्तीय पथ के अनुदिश विक्षेपित होता है। और आवेश पर जो बल की दिशा है वो कैसे निकालते हैं? धनावेश पर बल की दिशा दाएं हाथ के चपेट के नियम से। ठीक है, अंगूठा रखते हैं वेग की दिशा में, उंगलियां रखते हैं चुंबकीय क्षेत्र दिशा में, तो चपेट की दिशा बताती है धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा को। और अगर धनावेश की मान लो ऋणावेश दिया जाए, आपसे पूछेगा कि ऋणावेश पर बल की दिशा ज्ञात करिए, तो क्या करेंगे? धनावेश ऋणावेश को पहले थोड़ी देर के लिए धनावेश मान लेते हैं। ठीक है, माइनस क्यू को थोड़ी देर के लिए पहले प्लस क्यू मान लेते हैं और उस पर चपेट का नियम लगाकर हम बल की दिशा ज्ञात करते हैं और जो रिजल्ट आता है उसका ठीक उल्टा कर देते हैं। जैसे धनावेश मानकर बल की दिशा प्राप्त हुई पूरब की ओर, तो हम बोलेंगे आंसर आएगा पश्चिम की ओर। नेगेटिव आवेश पर बल का लगेगा पश्चिम की ओर। धनावेश बल की दिशा मान लो आई ऊपर की ओर, तो हम बोलेंगे ऋणावेश बल का लग रहा है नीचे की ओर। ऐसे अपन बता देते हैं। ठीक है, और फिर बच्चों अपन ने इस केस नंबर 2 में देखा था कि जो कण है, आवेश कण एक वृत्तीय पथ के अनुदिश विक्षेपित हो रहा होता है, उस वृत्तीय पथ की त्रिज्या का मान क्या लिखा था? R बराबर mv/qb। ठीक है, और आवर्तकाल का मान जो एक चक्र को पूरा करने में लगा समय होता है t बराबर क्या आता है? 2πm/qb। ठीक है, ये चीज अपन ने समझी थी। अब इस पे चलो कुछ और चीज समझाएं, कुछ क्वेश्चन अपन देखें इस पे केस नंबर 2 पे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हमने लिखा है फॉर्मूला R बराबर क्या लिखा है? R बराबर mv/qb, जहां v क्या बच्चों? उसकी चाल है। अगर क्वेश्चन आपको चाल की जानकारी नहीं दे रखी, संवेग की जानकारी दे रखी है, तो हम जानते हैं m इंटू वी क्या होता है बच्चों? संवेग। तो इस m इंटू वी को p लिख दिया, संवेग लिखते बेटा p, m इंटू वी को लिख दिया मैंने, p लिख दिया। अब संवेग, मान लो संवेग की जानकारी नहीं दे रखी, आपको गतिज ऊर्जा की जानकारी दे रखी है, तो हम जानते हैं गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध क्या होता है? P बराबर हम लिख सकते हैं √2me, पढ़ते हैं मैकेनिक्स के अंदर, संवेग बराबर √2me, E क्या है? काइनेटिक एनर्जी, √2me, जहां पे E गतिज ऊर्जा को बता रहा है। ठीक है, गतिज ऊर्जा। और फिर अगर मान लो गतिज ऊर्जा की जगह आपको मान लो आपको जानकारी दे रखी है विभवांतर की, आपसे कहा जा रहा है Q आवेश को कैपिटल V विभवांतर से त्वरित कराया जाए, तो ऐसी जानकारी में कुछ बताई जाए, तो अपन जानते हैं गतिज ऊर्जा का मान, इलेक्ट्रोस्टैटिक में आप पढ़ चुके हो पहले कि Q आवेश पर V विभवांतर लगाया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होती है? क्या होती है? Q इंटू वी, मतलब E बराबर Q इंटू वी होता है। तो अगर विभवांतर की जानकारी रखी है तो यहाँ पे इस E का मान क्या रख देंगे? Q इंटू कैपिटल V रख देंगे। ठीक है, बटे में Q इंटू बी। ठीक है, तो अपन ने विभिन्न रूप देखे त्रिज्या के। ठीक है, अलग अलग रूप के अंदर देख लिया अपन ने, ये मान आपको प्राप्त हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ समझो बच्चों, इस सूत्र में ये भी आपको मैंने क्या बताया यहाँ पे इसके अंदर, ये R तो क्या है, ये V तो क्या बच्चों? उसकी चाल है, कण की चाल को बता रहा है। ठीक है, P क्या यहाँ पे? संवेग को बता रहा है। ठीक है, E क्या यहाँ पे? E यहाँ पे जो है ये गतिज ऊर्जा है, E यहाँ पे गतिज बता रहा है, E काइनेटिक एनर्जी, E यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है। एंड V यहाँ पे क्या बच्चों? त्वरक वोल्टता है। त्वरक वोल्टता कह लो या त्वरक विभवांतर भी कह सकते हैं, त्वरक वोल्टता या कभी कभी त्वरक विभवांतर बोल लेते हैं, त्वरक विभवांतर। ठीक है, V। अब यहाँ पे देखिए, इसमें अगर आपसे कहा जाए कि दो अलग अलग आवेश समान चाल से किसी चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करें, निश्चित चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करें, मतलब V का मान सेम बोल दे और B का मान सेम बोल दे। ठीक है, वेलोसिटी एंड B सेम है, तो यहाँ पे R समानुपाती क्या आएगा? m/q। मतलब क्या कह रहा हूं, मेरी भावना को समझो। मतलब यहाँ पे देखिए इस तरह से आपसे कह रहा है कि दो आवेश एक निश्चित, ठीक है, निश्चित B वेक्टर में, एक निश्चित B वेक्टर में दो कणों की चाल का मान अगर समान बोल दे कि चाल v इक्वल टू सेम है, एक B वेक्टर में, मतलब एक निश्चित B वेक्टर में दो कणों की चाल समान है, तो यहाँ पे उसके पथों की त्रिज्याओं का अनुपात क्या आएगा? R समानुपाती क्या है बेटा? m/q।
R समानुपाती m बटा क्यू, यह आएगा रिजल्ट। ठीक है, क्योंकि v और b तो सेम दे दिया, m बटा क्यू। ऐसे अगर आपको बोले कि संवेग का मान समान है, p का मान सेम बोल दे, दो आवेश समान संवेग से चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं निश्चित चुंबकीय क्षेत्र में, तो R समानुपाती क्या जाएगा 1/q, R समानुपाती 1/q हो जाएगा। ऐसे अगर बच्चों यहाँ पे इसके अंदर गतिज ऊर्जा का मान समान बोल दे कि दो आवेश सेम काइनेटिक एनर्जी से चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं, तो यहाँ पे R समानुपाती क्या आएगा √m/q। ठीक है, क्योंकि ऊपर तो √m है, नीचे q है। ऐसे बच्चों अगर आपसे कहा जाए त्वरक विभवांतर का मान समान है, कि समान वोल्टता से त्वरित कराकर चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कराया जा रहा है, समान वोल्टता से त्वरित करा के चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करा रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए √m और नीचे यहाँ देखिए √q और यहाँ पे q है, तो √q से नीचे √2q टाइम्स कट जाएगा ये, तो यहाँ पे √m नीचे √q आएगा, ऊपर √m नीचे √q मतलब √m/q, ये बन जाएगा रिजल्ट। ठीक है, अब यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में अलग अलग आवेश दिए जाएंगे, उनकी पथ की त्रिज्याओं की तुलना करा सकता है, मतलब अनुपात आपसे पूछ सकता है। ठीक है, और यहाँ पे जनरली जो आवेश आपको दिए गए होते हैं आवेश कण, एक तो प्रोटॉन दिया गया होता है, एक अल्फा कण की दिया होता है और एक ड्यूट्रॉन दिया होता है। अल्फा कण, प्रोटॉन और ड्यूट्रॉन, ये तीन कण आपको दिए गए होते हैं, तो इनके आवेश और द्रव्यमान की अनुपात हमें पता होनी चाहिए क्या है इनके आपस में, क्योंकि उसकी जरूरत पड़ती है। यहाँ पे देखिए प्रोटॉन, अल्फा कण और ड्यूट्रॉन, वैसे तो आपको मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर समझा चुका हूँ ये चीज। प्रोटॉन का आवेश q और द्रव्यमान m मान ले, तो अल्फा कण का 2q और द्रव्यमान होता है 4m, ड्यूट्रॉन का होता है q एंड द्रव्यमान का होता है 2m, ये इनमें अनुपात है, मतलब इसको qm मान लिया जाए तो ये 2q 4m होता है और ये q 2m होता है। ठीक है, आई बस में। चलो इस पे एग्जाम्पल अपन देखें, ये एग्जाम्पल नंबर 1, यदि एक निश्चित बी वेक्टर में प्रोटॉन, अल्फा कण, ड्यूट्रॉन को समान विभवांतर से त्वरित कराकर प्रवेश कराया जाए, तो r के अनुपात तथा t के अनुपात आपको बताने क्या होंगे। तो यहाँ पे देखिए इसमें सॉल्यूशन अपन देखें, सॉल्यूशन नंबर 1, तो यहाँ पे देखिए क्या समान है, v का मान समान है, क्या दिया है आपको, गिवन कैपिटल V, मतलब विभवांतर का मान समान दिया है, कैपिटल V का मान, v इज इक्वल टू सेम आपको दिया हुआ है। अब बच्चों v का मान अगर सेम दिया हुआ है, मतलब v सेम है, तो r समानुपाती क्या होता है √m/q, r समानुपाती होता है √m/q, ये होता है r समानुपाती। ठीक है, तो यहां सब निकाले, r पहले प्रोटॉन बोला गया है, r प्रोटॉन, उसके बाद फिर बोला गया है r अल्फा कण, फिर बोला गया है r ड्यूट्रॉन। ठीक है, तो यहां से अब इनके मान अपन रखें, तो बच्चों पहले प्रोटॉन के लिए रख देंगे मास m, मास का मान तो m है और आवेश कितना है q, ये रख दिया। फिर उसके बाद बच्चों फिर अल्फा कण, ये अल्फा कण जो अपन लिखा है अल्फा कण, ठीक है, इस अल्फा कण के लिए आप देखें मास तो 4m है, चार्ज 2q है, द्रव्यमान 4m रख दिया, आवेश 2q रख दिया। ठीक है, उसके बाद बच्चों फिर यहाँ पे ड्यूट्रॉन है, ड्यूट्रॉन के लिए द्रव्यमान तो कितना है 2m, आवेश का मान q है, तो ऊपर 2m बटे में नीचे क्या जाएगा q, तो यहाँ से m/q 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 सब में कट जाएंगे, कॉमन लेके कट जाएंगे, तो यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ आएगा √1 मतलब 1 आ जाएगा, यहाँ पे 4/2 √2 आ जाएगा, यहाँ पे फिर ये √2 आ जाएगा, तो आ गया इसका आंसर। मतलब त्रिज्याओं का अनुपात तो क्या है 1:√2:√2। अब बात करें बच्चों आवर्तकाल की। ठीक है, अब बच्चों टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, T बराबर 2πm/qb, ये समझाया था मैं आपको, कल अपन लास्ट में लिखा था आवर्तकाल का फॉर्मूला 2πm/qb होता है। तो यहाँ पे इसमें देखिए T समानुपाती क्या आएगा m/q, तो हम देखें T समानुपाती क्या आ रहा है T समानुपाती सिंपल m/q आ रहा है। अब बच्चों यहाँ पे देखिए यहाँ पे R समानुपाती √m/q, तो मतलब यहाँ पे रूट चढ़ा हुआ है, यहाँ पे रूट नहीं है। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं जो यहाँ पे R का अनुपात आएगा उसका वर्ग कर दो, क्योंकि इसका वर्ग कर देने पे ये बन जाता है। ठीक है, मतलब रूट हट जाता है, तो वर्ग करने पे तो मतलब R का जो अनुपात आ रहा है उसका वर्ग कर दो, वही T का अनुपात आ जाएगा, या पूरा सोल्व करके निकाल लो, या आप डायरेक्ट देख लें, रूट यहाँ पे नहीं लगाना, रूट नहीं लगाएंगे तो 1 2 2 आ जाएगा आंसर। तो हम कैसे आता है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, बाकी तो आगे आप समझदार नहीं सी कैसे ले लेंगे, T प्रोटॉन, T अल्फा, T ड्यूट्रॉन, इसका अनुपात क्या जाएगा 1:2:2, ये आ जाएगा रिजल्ट। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन अपन देखें। इसके अंदर अगला क्वेश्चन है कि समान आवेश वाले दो कण बी वेक्टर में चित्रानुसार विक्षेपित होते हैं, सही विकल्प चुनिए। और इस चित्र में हमें बताना क्या चाहता है, इस चित्र में बताना चाहता है पथ की त्रिज्या का मान। तो देखिए यहाँ पे बी वाले जो कण है वो छोटे पथ की त्रिज्या में घूम रहा है, और यहाँ पे जो ए वाला कण है इसके लिए पथ की त्रिज्या बड़ी है। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है, समझे बेटा, क्वेश्चन में हमें यहाँ पे जानकारी क्या दी है, दिया है गिवन
आर बी इज लेस, आर ए इज ग्रेटर देन आर बी, ए वाले पथ की त्रिज्या बड़ी है, बी वाले पथ की त्रिज्या छोटी है, आर ए इज ग्रेटर देन आर बी, ये आपको दिया हुआ है। अब आर का फॉर्मूला क्या होता है, आर बराबर होता है एम वी अपॉन क्यू बी, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में मास एंड वेलोसिटी की जानकारी रखी है, तो रख दिया मैंने एम ए वी ए अपॉन क्यू बी। क्यू के साथ ए बी लगाना, क्योंकि क्यू तो दोनों के सम दे रखा है, आवेश का मान समान बता रखा है, ठीक है, इज ग्रेटर देन एम बी वी बी अपॉन एम ए वी ए, एम ए वी ए, एम ए वी ए अपॉन क्यू बी, एम बी वी बी अपॉन क्यू बी। अब देखिए यहाँ पे क्यू बी से तो क्यू बी कट जाएगा, क्या आ गया रिजल्ट, एम ए वी ए इज ग्रेटर देन एम बी वी बी, ये आ जाएगा रिजल्ट, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं कौन सा आंसर आ गया, ये थर्ड, ठीक है, थर्ड ऑप्शन आएगा एम ए वी ए इज ग्रेटर देन एम बी वी बी। तो इस प्रकार से अपन ने ये दो क्वेश्चन देखे, चलो आगे और समझें अपन। अरे बच्चों अगला एग्जांपल इस पे अपन देखें, थर्ड एग्जांपल, इस पे कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन चाल v से b वेक्टर में चित्रानुसार प्रवेश करता है, ठीक है, मतलब लंबवत प्रवेश कर रहा है, इस प्रकार से y अक्ष के लंबवत x अक्ष की तरफ प्रवेश कर रहा है, इसकी अंतिम चाल तथा अंतिम y निर्देशांक क्या होगा ये बताना है हमें, ठीक है। तो चलो देखो यहाँ पे हम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन जब इसे प्रवेश करता है, ठीक है, उसकी चाल का मान तो अपरिवर्तित है, तो चाल तो क्या रहेगी इसकी अपरिवर्तित, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या है यहाँ पे समझे, चाल यहाँ पे अपरिवर्तित रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और देखो, यहाँ पे इस पे बल की दिशा क्या होगी वो थोड़ा समझे अपन, उंगलियां रखेंगे चुंबकीय क्षेत्र दिशा में, मतलब अंदर की ओर, उंगलियां अंदर की ओर रखी, अंगूठा रखेंगे वेग की दिशा में, तो चपेट कहाँ आएगा ऊपर की ओर। मतलब अगर ये धनावेश होता, आपसे क्या इलेक्ट्रॉन है, हमें इलेक्ट्रॉन बल की दिशा की बात कर रहे हैं, तो पहले क्या मान लेंगे, उसको धनावेश मान लेंगे, इसको धनावेश मान लिया, ठीक है। अब चपेट का नियम लगाएं तो उंगलियां अंदर की ओर, अंगूठा वेग की दिशा में, तो चपेट कहाँ आएगा ऊपर की ओर। तो अगर धनावेश होता तो बल कहाँ लगता ऊपर की ओर, लेकिन ऋणावेश है तो बल कहाँ लगेगा नीचे की ओर। तो इस पे बल लगेगा बच्चों इस तरह से नीचे की ओर बल लगेगा, ये नीचे की ओर, इस दिशा में आएगा बल एफ वेक्टर, इस दिशा में बल आएगा एफ वेक्टर, इसलिए ये विक्षेपित कहाँ बच्चों इस तरह से, ये कुछ इस पथ के अनुसार विक्षेपित होगा, नीचे की तरफ होता हुआ इधर से इस प्रकार से यहां से बाहर निकलेगा ये इलेक्ट्रॉन, फिर यहां से लंबवत रूप से बाहर निकलेगा इधर से, ठीक है, यहां से ये लंबवत रूप से इलेक्ट्रॉन फिर बाहर निकलेगा इस पथ के अनुसार, ये इस प्रकार से विक्षेपित होता हुआ यहां से बाहर निकल रहा है, ठीक है। चाल का मान तो वही रहेगा, ठीक है, v डैश का मान, v डैश का मान तो क्या रहेगा v के बराबर, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पे चाल क्या रहेगी अपरिवर्तित, और इसके पथ की त्रिज्या जो है यहाँ पे इस जगह ये देखो, यहाँ से ये इसके पथ की त्रिज्या बनेगी r, ये क्या बनेगी r, इसके पथ की त्रिज्या ये r होगी, ठीक है। ये पथ की त्रिज्या यहाँ पे दिख रही है r, इसके पथ की त्रिज्या है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये पथ की त्रिज्या r को शो कर रही है, r को दर्शा रही r, क्लियर। तो यहाँ पे क्या बताया आपको मैंने कि इसमें चाल हम जानते हैं अपरिवर्तित देती है, तो सॉल्यूशन आप समझ सकते हैं इसके अंदर, सॉल्यूशन नंबर थर्ड की बात कर रहे हैं अपन, यहाँ चाल तो क्या रहेगी अपरिवर्तित, चाल v डैश इज इक्वल टू v इज इक्वल टू क्या रहेगी अपरिवर्तित, ठीक है। चाल तो हम जानते हैं अपरिवर्तित रहती है, इसलिए v डैश का मान तो क्या आएगा v आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर अपन बात करें यहाँ पे देखिए ये जो इसका जो हम देख रहे हैं विक्षेप हो रहा है, कहाँ हो रहा है नीचे की ओर, ठीक है, इसलिए y का मान क्या आएगा बच्चों लेस देन 0, क्योंकि यहाँ से बाहर निकल रहा है नेगेटिव y अक्ष की तरफ से, तो y का मान क्या आएगा लेस देन 0 आएगा। तो यहाँ से हम देख रहे हैं यहाँ पे इस जगह y लेस देन 0 है, ठीक है, क्योंकि बल कहाँ लग रहा है नीचे की ओर, f वेक्टर नीचे की ओर, नीचे की ओर, f वेक्टर नीचे की ओर होगा, f वेक्टर नीचे की ओर होगा, क्योंकि हम देखें यहाँ पे क्या लग रहा है चपेट का नियम, क्योंकि चपेट नियम से हम देखा नीचे की ओर है, अतः y अंतिम जो निर्देशांक है, अंतिम y का मान क्या मिलेगा आपको लेस देन 0, y का मान लेस देन 0 का मतलब नीचे से गुजरता हुआ बाहर निकल रहा है लंबवत रूप से। अब यहाँ पे आपको एक नोट के रूप में एक चीज समझाऊं आपको, देखिए समझना बात को ध्यान से, एक नोट के रूप में अपन लिख रहे हैं नोट, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का प्रवेश कैसा है लंबवत, यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र की सीमा है, इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र सीमा में लंबवत प्रवेश कर रहा है, लंबवत प्रवेश कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम देख रहे हैं लंबवत प्रवेश कर रहा है और x का मान काफी उच्च है, लिखा है x उच्च, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन आराम से पूरा घूम के यहाँ से बाहर निकलेगा, क्योंकि x काफी उच्च है, आराम से उसको पूरे घूमने की जगह मिल जाएगी, ठीक है, मतलब क्योंकि यहाँ तक है, अगर x का मान कम होता बच्चों यहीं तक होता तो यहाँ से घूमते घूमते साइड से बाहर निकल जाता राइट साइड से,
दाईं तरफ से बाहर निकल जाता है, लेकिन x का मान उच्च दिया हुआ है ताकि पूरा घूम के बाहर निकले। तो हम कह सकते हैं यहां लंबवत प्रवेश, ठीक है, यहां बच्चों इलेक्ट्रॉन का लंबवत प्रवेश तथा x बराबर उच्च दिया है अतः यहां से हम देख रहे हैं बच्चों इसका जो ऊर्ध्वाधर विस्थापन है कितना है बच्चों, यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन है नीचे से पूरा एक अर्धवृत्त घूम के बाहर निकलेगा, ठीक है। तो यहां से हम कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन लंबवत रूप से बाहर निकलेगा, अतः इलेक्ट्रॉन लंबवत रूप से बाहर निकलेगा, लंबवत रूप से ही बाहर निकलेगा, ये अपन देख रहे हैं, ठीक है। लंबवत रूप से बाहर निकल रहा है बच्चों, इसलिए यहाँ पे हम देखें y का मान क्या रहा है, दिस इंप्लाइज y का मान, हमसे y निर्देशांक पूछेगा मान क्या होता, हम देख रहे हैं -2r। ये 2r कहां से आ गया, ये माइनस से ऊपर ले पड़ रहा है कि लेस देन 0, लेकिन 2r कहां से आया। तो बच्चों देखिए गौर से, यहां से लेकर यहां तक की दूरी पूरी एक व्यास के बराबर है कि नहीं है, ये त्रिज्या r, ये त्रिज्या r पूरी व्यास के बराबर दूरी है। तो यहाँ से क्या आएगा, y का परिमाण 2r के बराबर, और माइनस साइन का दर्शा रहा है कि नीचे से निकल रहा है, तो y का मान -2r, और इस r का मान रख दें। r का मान अपन जानते क्या होता है, mv/qb, ठीक है, mv/qb। ध्यान से क्वेश्चन सोल्व करें, छोटी चीज पूछते एग्जाम में कि यहाँ पे इसका ऊर्ध्वाधर विस्थापन क्या आएगा, तो हम बोलेंगे -2mv/qb, इसका ऊर्ध्वाधर विस्थापन आया, ठीक है। और इसका बच्चों कोणीय विस्थापन कितना होगा, तथा कोणीय विस्थापन, ठीक है, तथा कोणीय विस्थापन थीटा बराबर, कोणीय विस्थापन अगर थीटा की बात करें, कितना इसका कोणीय विक्षेप हुआ है, कोणीय विस्थापन के लिए या कोणीय विक्षेप भी कह सकते हैं, कई बार इसको कोणीय विस्थापन या विक्षेप, कई बार विक्षेप बोल देता है, कोणीय विक्षेप थीटा बराबर कितना बच्चों, इसका कोणीय विक्षेप थीटा बराबर पाई, या कहते हैं 180 डिग्री, पाई किलो या 180 डिग्री बोल सकते हैं, इसका कोणीय विक्षेप है। कैसे बच्चों, देखो यहां से दाईं तरफ जा रहा है और पूरा घूम के बाईं तरफ निकल रहा है, तो प्रारंभिक और अंतिम वेग के मध्य जो एंगल होता है, एंगल बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी, तो प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के बीच में जितना एंगल होता है वो उतना ही पूरा उसका कोणीय विक्षेप हो रहा होता है। मतलब पूरे कितने एंगल से घुमा, 180 से, मतलब यहां से पूरा ये 180 घुमा है, ठीक है, पूरा एंगल 180 घूम गया है, ठीक है, तो वो पाई यहाँ पे 180 डिग्री है। तो हम कह सकते हैं अगर हमें चुंबकीय क्षेत्र में लगा समय ज्ञात करना है तो क्या होगा, अतः चुंबकीय क्षेत्र में बी वेक्टर में लगा समय, ठीक है, बी वेक्टर में लगा समय की बात करें t बराबर, तो आप देखिए अगर पूरा विक्षेप होता 2 पाई मतलब 360 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है, कैपिटल T, जिसे हम आवर्तकाल बोलते हैं। तो यहाँ तो केवल 180 डिग्री घूम रहा है, मतलब केवल पाई घूम रहा है, तो पाई घूमने में समय कितना लगेगा, केवल t/2, तो t = कितना आएगा, t/2 होगा, t/2। ये हम कहते हैं कैपिटल T का मान क्या होता है, 2πm/qb, उसमें 2 का भाग लगा देंगे तो क्या जाएगा, πm/qb, ठीक है। कैसे समझा है, क्योंकि हम देख रहे हैं बच्चों, क्योंकि 2 पाई घूमने में लगा समय, 2 पाई घूमने में लगा समय जो होता है पूरा, वो कितना होता है, कैपिटल T होता है। तो हम यहां देख रहे हैं केवल पाई घूमने का समय की बात कर रहे हैं, तो आधा टाइम लगेगा, मतलब t/2 लग गया, तो आ गया रिजल्ट, ठीक है, आई बस समझ। तो यहाँ पे अपने क्या बोला, x उच्च है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसके सारी चीजें अपन ने दे दी, एक और छोटी चीज है, मतलब यहाँ पे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि यहाँ पे y का मान क्या हो, जरूरी नहीं कि ऑप्शन हो, इस रूप से भी ऑप्शन दिए गए हो सकते हैं, समय का मान पूछ ले, विक्षेप ऊर्ध्वाधर विस्थापन पूछ ले, कोणीय विक्षेप पूछ ले, ये सारी चीज अपन से पूछ सकता है, ठीक है। चलो इस पर अगला एग्जाम्पल देखें, एक और एग्जाम्पल देखते हैं अपन। अब यहाँ पे देखिए, मतलब बच्चों यहाँ पे भी तो चुप इलेक्ट्रॉन मतलब आवेश ने लंबवत प्रवेश किया था, अगर आवेश लंबवत प्रवेश नहीं करे, किसी कोण पर प्रवेश करे, तो किस प्रकार से यहाँ पे चीजें पूछी जाएंगी वो हम देख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे आवेश जो अब धनावेश है, किसी फाई एंगल पे इस चुंबकीय क्षेत्र सीमा से फाई एंगल पे प्रवेश कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आपसे क्या कहना बच्चों, क्वेश्चन में चित्रानुसार +q एक बी वेक्टर में प्रवेश करता है, इसका कुल कोणीय विक्षेप थीटा बताना है क्या होगा। तो बच्चों देखो यहाँ से आवेश इधर प्रक्षेप कर रहा है, अंदर एंटर कर रहा है, तो यहाँ से घूमता हुआ यहाँ से निकल रहा है, तो जिस एंगल से आपने प्रवेश किया है उसी एंगल से यहाँ से घूमता हुआ यहाँ से बाहर निकलेगा, इस तरह से
उसी एंगल पे। मतलब बेटा यहाँ पे ये जो v है, ये इसकी वेलोसिटी यहाँ पे v डैश का मान तो क्या आएगा, v के बराबर ही आएगा। और यहाँ पे ये फाई है ना, तो यहाँ पे ये वाला एंगल भी क्या बनेगा, फाई। ये वाला एंगल भी फाई ही बनेगा, ठीक है, ये एंगल फाई बनेगा। अच्छा, इसकी त्रिज्या की बात करें बच्चों, देखो यहाँ पे तो ये इसका केंद्र बिंदु था, इसी क्योंकि लंबवत प्रवेश करके बाहर निकला था। लंबवत प्रवेश करता है ना बता कि सीमा क्षेत्र में, तो यहाँ से पूरा अर्धवृत्त घूमता है और उसी सीमा क्षेत्र पर इसका क्या होता है, पथ का केंद्र होता है। लेकिन अगर किसी एंगल से प्रवेश किया है तो यूं घूमते बाहर निकलेगा, ठीक है। अब केंद्र बिंदु इसकी सीमा क्षेत्र पर नहीं होगा, थोड़ा दूर होगा, वाला यहाँ पे इस जगह, ये इसका पथ का केंद्र बिंदु है। पथ का केंद्र बिंदु यहाँ है, तो यहाँ से इसको मिलाएं, यहाँ से इसको मिलाएं, ये दूरी क्या कहलाएगी, त्रिज्या आर कहलाएगी। त्रिज्या आर कहलाएगी। तो बेटा यहां से लेकर यहां तक क्या होगा, इसका कोणीय विक्षेप थीटा, ये हमें ज्ञात करना है थीटा क्या है, कितने एंगल से घूम गया ये, ठीक है। मतलब यूं समझ लो हमें क्या निकालना बच्चों कि चुंबकीय क्षेत्र में इसका जब विक्षेप हुआ तो प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग में कितना एंगल बन रहा है, तो वो हम देखने जा रहे हैं। तो ये बेटा यहाँ पे इसका प्रारंभिक वेग क्या है, इस तरफ है, ठीक है। यहाँ पे अपन समझें, सॉल्यूशन नंबर 4 की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां से अपन देखें बच्चों, इसके अंदर ध्यान से देखना, कोणीय विक्षेप थीटा, यहां मतलब अंतिम वेग, अंतिम वेग, अंतिम वेग v डैश वेक्टर व प्रारंभिक वेग v वेक्टर के मध्य कोण, के मध्य कोण क्या बताता है, विक्षेप थीटा को दर्शाता है, ठीक है। विक्षेप, कोणीय विक्षेप थीटा को दर्शाता है, कि विक्षेप कोण मध्य कोण, कोणीय विक्षेप, कोणीय विक्षेप थीटा को दर्शाता है, कोणीय विक्षेप थीटा को दर्शाता है। अब बच्चों यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें गौर से, ये प्रारंभिक वेग इस तरफ है, इस तरफ है, प्रारंभिक किधर है, इस दिशा में इसका प्रारंभिक वेग है, मतलब ये v वेक्टर है इस दिशा में, ठीक है। जो कि हम देखें बेटा ये फाई एंगल है, गौर से देखिए ये फाई है, तो इसका सामने वाला एंगल भी क्या होगा, ये फाई होगा नहीं होगा, ये एंगल भी फाई आएगा, ये एंगल भी फाई आएगा। मतलब यहां से ये ऊर्ध्वाधर जो सीमा क्षेत्र दिखा रखा है, ये लाल वाला, वो रेखा मैंने खींची, तो ये एंगल क्या है, फाई है, ये एंगल फाई है, ठीक है। अब अंतिम वेग इस दिशा में आ रहा है, सीमा क्षेत्र से इस तरफ फाई एंगल पे, मतलब इस तरह से, ये अंतिम वेग इस तरफ है, इस दिशा में अंतिम वेग है, सीमा क्षेत्र से फाई एंगल पे, ये v डैश वेक्टर है। तो आप देखिए बेटा इसमें दोनों v के मध्य एंगल कितना है, 2 फाई, ठीक है। तो हम कहते हैं अतः थीटा बराबर क्या होगा, 2 फाई होगा, ये इसका आंसर हो जाएगा, थीटा बराबर 2 फाई, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो कुल विक्षेप एंगल कितना हो गया, 2 फाई के बराबर, ठीक है। क्या कहते हैं कि जितना एंगल घूम गया ना थीटा, वो 2 फाई, थीटा यहाँ पे इसको कह लें या इसको कह लें थीटा, जिस एंगल से घुमा है वही 2 फाई के बराबर ही आएगा, ठीक है। अब बच्चों यहाँ भी x का मान हम देखा काफी उच्च है, ठीक है, आराम से घूम गया। लेकिन मान लो x का मान उच्च नहीं होता, मतलब अपर्याप्त होता, दूरी x यहाँ पे अपर्याप्त होती, तो इलेक्ट्रॉन, ये जो आवेश है इस चुंबकीय क्षेत्र सीमा पूरा नहीं घूम पाता, दाईं तरफ से बाहर निकल जाता। तो हम यहाँ पे एक नोट के रूप में अपन देखें, एक नोट के रूप में, यदि बच्चों यदि x अपर्याप्त है, यदि x का मान अपर्याप्त है, तो Q दाईं ओर से, Q मतलब दाईं तरफ से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। Q दाईं ओर से बाहर निकलेगा, दाईं ओर से बाहर निकलेगा, बात पहले पड़ी, दाईं ओर से बाहर निकलेगा। मतलब जैसे यहाँ पे अभी तो x काफी उच्च था, इतना होता कि पतला सा रेंज होती और इतनी चौड़ी नहीं होती, थोड़ी सी रेंज होती, तो यहाँ से घूमते घूमते यहाँ से ही बाहर निकल जाता साइड से। कैसे, चलो इस पर भी एग्जांपल देख लें एक स्टार पॉइंट ग्रुप में। चलो एक स्टार पॉइंट समझाएं बच्चों, यहाँ पे ये इस तरह से, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस x का मान अपर्याप्त है, x लेस देन r दे रखा है। देखो बच्चों यहाँ पे इसमें बता रखा है लंबवत प्रवेश, ठीक है, लंबवत प्रवेश दिखा रखा है, लंबवत प्रवेश यहाँ पे Q, यहाँ पे इसमें सीमा क्षेत्र में लंबवत प्रवेश कर रहा है। जैसे यहाँ पे देखा अपने आवेश लंबवत प्रवेश हुआ था, तो पूरे वृत्तीय पथ को गुजर के बाहर निकलना था इसको। ऐसे यहाँ पे आवेश है, तो ये पूरे वृत्तीय पथ को घूम के बाहर निकलना चाहेगा, परंतु इस x का मान r से छोटा है। देखिए बच्चों यहाँ पे ये पूरा घूम के निकल रहा है, तो ये दूरी कितनी बन रही है, त्रिज्या r के बराबर। और यहाँ पे x का मान देखें, त्रिज्या से बड़ा ही ज्यादा जा रहा है, इस दूरी से ज्यादा ही x का मान, तो आराम से घूम गया था। लेकिन यहाँ पे x का मान r से छोटा है, तो इसलिए
पूरा घूमने से पहले यहाँ से बाहर निकल जाएगा v वेग से, ठीक है। मतलब स्पीड यहाँ भी v है, यहाँ भी है। तो अब यहाँ पे इसका जो विक्षेप हुआ है, देखिए प्रारंभिक वेग कहाँ है, दाईं ओर, और अंतिम वेग थोड़ा सा एंगल पर है। तो जिस एंगल से प्राप्त घुमा, क्षैतिज से जिस एंगल से घुमा, उसे हम बोलेंगे थीटा, कोणीय विक्षेप। यहाँ पे इसका कोणीय विक्षेप में कितना दिख रहा है, थीटा दिख रहा है, ठीक है, थीटा में दिख रहा है। अब थीटा का मान निकालें, यहाँ पे क्या होगा देखिए। फिर यहाँ से बच्चों ये पथ दिख रहा है, पूरा वृत्तीय पथ, इसको हम यहाँ पे आगे बढ़ा के देखें, ये मान लो केंद्र बिंदु है, तो यहाँ से ये दूरी निकालूंगा तो ये भी आ रहेगी, यहाँ से इधर की दूरी निकालेंगे ये भी आ रही है, क्योंकि पूरा ये वृत्तीय चाप है, ये पूरा वृत्तीय चाप है। तो वृत्तीय चाप का एक केंद्र बिंदु दिखा दिया मैंने, यहाँ केंद्र बिंदु होगा मान लो कहीं ना कहीं, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, यहाँ दिखा दो चाहे दिखा दो, ये केंद्र बिंदु दिखा दिया। ये दूरी r, यहाँ से लेकर यहाँ तक की पूरी दूरी भी एक r ही होगी, ठीक है। अब देखो बच्चों, यहाँ से समझना, ये प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के मध्य एंगल कितना है, थीटा है, कोणीय विक्षेप इसका थीटा है। तो हम देखा था कोणीय विक्षेप थीटा है, तो यहाँ से ये जो त्रिज्या वाले प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु में जो पूरा त्रिज्या की डॉटेड रेखा जिस एंगल से घूम रही है, त्रिज्या की डॉटेड रेखा जिस एंगल से घूम रही है, वही क्या होता है, कोणीय विक्षेप थीटा होता है। या कहते हैं प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के मध्य कुल एंगल होता है, वही कोणीय विक्षेप थीटा होता है। तो यहाँ पे, यहाँ से ये डॉटेड रेखा के बीच में कुल जो एंगल है वो किसको शो करेगा, कोणीय विक्षेप थीटा को। मतलब चाहे यहाँ शो कर दो थीटा, चाहे यहाँ शो कर दो थीटा, एक ही बात है, ठीक है। चलो यूं भी समझ सकते हैं, ये एंगल थीटा है, ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, ये 90 डिग्री होगा पूरा। फिर यहाँ से आएगा 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा है तो उसको थीटा होना पड़ेगा, ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है। अब बच्चों यहाँ से हम देखें साइन थीटा का मान क्या होगा, तो देखिए यहाँ बच्चों साइन थीटा कितना है, हियर साइन थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, ये हम देखें यहाँ पे साइन थीटा का मान कितना आ रहा है, देखिए यहाँ साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे देखिए ये दूरी x है तो ये दूरी x होगी, सही, ओके ना, ये दूरी, यहाँ पे दूरी x है, ये दूरी भी x होगी। तो साइन थीटा इज इक्वल टू कर दे लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर दे करेंगे x बटा r। और आप जानते हो r का मान क्या होता है बेटा, r का मान होता है mv अपॉन qb, mv अपॉन qb, ये रख दिया मैंने, तो ऊपर चल जाएगा। तो इसलिए बेटा x का मान क्या हो गया, x बराबर हो गया qb x अपॉन mv, ठीक है, qb x में ये निकाला अपन ने साइन थीटा का मान, साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा इज इक्वल टू qb x अपॉन mv। यहाँ बच्चों थीटा क्या चीज है, थीटा बता रहा है इसके कोणीय विस्थापन को, या कहते हैं कोणीय विक्षेप को। तो थीटा यहाँ पे निकाला अपन ने कोणीय विक्षेप, ये इसका कोणीय विक्षेप आ गया, साइन थीटा इज इक्वल टू qb x अपॉन mv, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे इसके अंदर हमसे पूछ ले कि बताइए इसका चलो ऊर्ध्वाधर विस्थापन क्या होगा। जैसे कि यहाँ पे कण इधर जा रहा था, अब यहाँ से बाहर निकला, तो इसका यहाँ से बाहर निकलते समय ऊर्ध्वाधर विस्थापन से हम y बोल रहे हैं, इसका ऊर्ध्वाधर विस्थापन क्या होगा, देखिए ऊर्ध्वाधर विस्थापन की बात करें, ऊर्ध्वाधर विस्थापन यहाँ पे y का मान कितना है, समझना बात को, दिमाग हो तो y का मान क्या होगा, देखिए बच्चों यहाँ पे इसमें ये r हमें दिख रहा है कि नहीं, r है बेटा, ये एंगल थीटा है। तो मैं अगर यहाँ से यहाँ तक इसका r का इधर घटक करूं, r का इधर घटक करेंगे तो ये दूरी आएगी r cos थीटा। कौन सी दूरी, यहां से लेकर यहां तक की r इसका इधर घटक करें, अर्थात यहां से लेकर यहां तक की दूरी आएगी ये, यहां से लेकर यहां तक की दूरी ये आएगी r cos थीटा, r cos थीटा। और अभी आपको समझाया था मैंने बेटा, देखो यहां से लेकर यहां तक की टोटल दूरी कितनी है, यहां से तक की टोटल दूरी r है, r के बराबर पूरी दूरी, उसमें से इसको माइनस कर दो r cos थीटा को, तो ये दूरी आ जाएगी, मतलब ये आ जाएगा y। तो y बराबर क्या, ये दूरी कितनी है, टोटल r में से क्या माइनस करना है, r cos थीटा। तो r में से माइनस करना है r cos थीटा को, तो इसमें r कॉमन निकाल लें, तो y इज इक्वल टू क्या जाएगा, r कॉमन ले लिया तो 1 माइनस cos थीटा। तो ये क्या निकाल लिया बेटा अपन ने, इसका ऊर्ध्वाधर विस्थापन निकाल लिया, y दिशा में ऊर्ध्वाधर विस्थापन आ गया ये, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे अभी पूछे कि चुंबकीय क्षेत्र से गुजरने में कितना समय लगा, ठीक है, b वेक्टर में लगा समय, b वेक्टर में लगा समय, ये निकालें, b वेक्टर में लगा समय कितना होगा, देखिए t बराबर, अब यहां दिमाग लगाना बच्चों, जैसे अभी आपको यहां समझाया था मैंने, 2 पाई घूमने में लगा समय कितना होता है, कैपिटल T। पूरा 2 पाई घूमने में लगा समय कैपिटल T है, तो एकांक एंगल से घूमने में कितना समय लगेगा, 2 पाई कोण घूमने में लगा समय कैपिटल T होता है, मतलब पूरा चक्कर लगाने में समय, 2 पाई घूमने में लगा समय कैपिटल T, तो एकांक एंगल से घूमने में लगा समय कैपिटल T बटा 2 पाई, एकांक एंगल से घूमने में लगा समय कैपिटल T बटा 2 पाई। तो थीटा एंगल घूमने में कितना समय लगेगा, T बटा 2 पाई इंटू थीटा,
टी बटा 2 पाई इंटू थीटा, ये आ जाएगा टी बटा 2 पाई इंटू थीटा के रूप में। ठीक है, टी बटा 2 पाई इंटू थीटा क्या आ जाएगा, ये घूमने में लगा समय। ठीक है, थीटा एंगल घूमने में लगा समय, ये आ जाएगा। ठीक है, जैसे अपन ने यहाँ पे निकाला था ना बच्चों, ये पे कितना घुमा था बच्चों, यहाँ पे इसके अंदर ये पाई एंगल घुमा था, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, थीटा पाई घुमा था ना, यहाँ पाई रख दो। थीटा का मान पाई रखोगे तो पाई से पाई कट गया, कितना है t/2, तो वही तो आ रहा था, t/2 आ रहा है क्योंकि पाई एंगल घूम रहा था ये। ठीक है, ये निकाल लिया अपन ने। चलो इस पे बेस्ड एक एग्जांपल समझे, ये क्वेश्चन नंबर 5 समझते हैं क्या है। एग्जांपल नंबर 5 सॉल्यूशन अपन क्या कहना चाहता है, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए। आपसे कह रहा है फाइंड आउट थीटा वाई एंड टी इन बी वेक्टर इफ x इक्वल टू mv अपॉन 2qb। मतलब x का मान क्या है, mv अपॉन 2qb। अच्छा आप जानते हो बेटा mv अपॉन qb क्या होता है, रेडियस r, और नीचे बटा 2 आ रहा है यहाँ पे, मतलब x का मान r बटा 2 है, अर्थात x का मान r से छोटा है। तो x का मान r से छोटा है, तो हम देख रहे हैं ये सारी कंडीशन लगेंगी इसके अंदर। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं पहले साइन थीटा से। ठीक है, तो यहाँ से हम देखें बच्चों साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू क्यू बी एक्स अपॉन एम बी, क्यू बी एक्स अपॉन एम बी, यहाँ से क्यू बी अपॉन एम बी, और ये x का मान कितना बच्चों यहाँ पे एम वी अपॉन 2qb। ठीक है, तो एम वी से एम वी कट जाएगा, QB से QB कट जाएगा, तो यहां से कितना बचेगा 1/2, बराबर आया 1/2। किस एंगल के लिए साइन थीटा 1/2 होता है बच्चों, 30 डिग्री के लिए, मतलब π/6 के लिए। तो हम देखें दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया π/6, तो आ गया आंसर, थीटा का मान तो क्या गया π/6 आ गया। अब हमसे पूछ रहा है y का मान, तो y के लिए ये लगा दे फॉर्मूला, y इज इक्वल टू क्या है r ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा, थीटा π/6 है। ठीक है, अब रख दो r का मान, क्या होता है r का फॉर्मूला, mv अपॉन qb, mv अपॉन qb। ठीक है, 1 माइनस कॉस 60 का मान, कॉस 30 का मान √3/2। ठीक है, ये आ गया आंसर, y का मान mv अपॉन qb ब्रैकेट में 1 माइनस √3/2। ठीक है, अब हमसे पूछा लगा समय t निकालें, तो t बराबर क्या लिखा था, t अपॉन 2 पाई इंटू थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे रख दें कैपिटल T का मान, क्या होता है बच्चों कैपिटल T का फॉर्मूला 2 पाई m अपॉन QB, ये अपन को पता है ये सूत्र 2 पाई m अपॉन QB होता है। ठीक है, और थीटा का मान यहाँ पे कितना है π/6 है, ये रख दिया π/6। तो यहाँ से देखिए 2 पाई से 2 पाई कट गया। ठीक है, तो कितना हो गया m π/6 QB, m π/6 QB, ये इसका आंसर आ जाएगा m π/6 QB। ठीक है, तो ये अपन ने इस पे 3 क्वेश्चन और सॉल्व कर लिए, 3rd 4th 5th बात पहले पढ़ी। चलो एक दो चीजें और समझाऊंगा आपको मैं। और बच्चों अगला एग्जांपल अपन एक नोट के रूप में देख रहे हैं। ठीक है, एक नोट के रूप में किस तरह बच्चों, देखो अभी आपसे कहा था मैंने कि अगर x का मान अपर्याप्त है, ठीक है, तो आवेश दाईं तरफ से बाहर निकल जाता है, ये अपन देखा था। अब बच्चों अगर x का मान r की तुलना में वेरी वेरी स्मॉल है, मतलब इस तरह से अगर x का मान r से छोटा तो नहीं है, वेरी वेरी छोटा है, मतलब वेरी वेरी स्मॉल है, तो उस केस में क्या होगा, देखिए अब यहाँ पे आवेश अंदर जाएगा, विक्षेपित होगा, लेकिन थोड़ा सा विक्षेपित हो पाएगा, मतलब ज्यादा कोण से विक्षेपित नहीं होगा, मतलब अंदर जो पथ है, ठीक है, एक चाप के वर्तीय चाप के रूप में होगा, परंतु इस चाप की लंबाई लगभग x के बराबर होगी। क्यों, तो इसमें ज्यादा मुड़ाव नहीं आ रहा, ज्यादा मुड़ाव नहीं आ रहा, तो ये रेखा लगभग इस सरल रेखा के बराबर है, मतलब इस रेखा को आप लगभग सरल रेखा मान सकते हो, थोड़ा सा ही मुड़ाव है इसमें, अर्थात ये जो दूरी है डिस्टेंस नियरली इक्वल टू क्या होगी x, ये दूरी का मान लगभग x के बराबर होगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ पे इस चुंबकीय क्षेत्र इस चुंबकीय क्षेत्र ने इस आवेश पर बल लगाया, जिसके कारण आवेश में थोड़ा सा विक्षेप उत्पन्न हुआ। ठीक है, और एक अल्प दूरी थी, इसलिए जो चुंबकीय बल लगा वो भी एक अल्प समय के लिए बल लगेगा, क्योंकि x का मान वेरी वेरी लेस देन r है, अर्थात आवेश अंदर से तुरंत गुजर जाएगा, ज्यादा देर नहीं लगेगी उसको, अर्थात एक अल्प समय के लिए चुंबकीय बल लगेगा। और हम जानते हैं जब अल्प समय के लिए कोई बल लग रहा होता है तो हम कहते हैं कि वहां पे एक आवेग बल उपस्थित है। ठीक है, अर्थात पिंड पर एक आवेग आरोपित किया गया है, और उस आवेग का मान कैसे निकालते हैं, आवेग का मान बल इंटू समय से, मतलब कितना बल लगा कितनी देर तक, उन दोनों गुणा कर दो तो उससे क्या प्राप्त हो जाएगा, इंपल्स का मान, आवेग का मान। ठीक है, तो यहां से हम आवेग का मान कैसे ज्ञात करें, देखिए यहां से हम देखें, इस समझो लगा समय बी वेक्टर में लगा समय, ठीक है, या कहते हैं चुंबकीय बल लगा समय चुंबकीय क्षेत्र में कितना समय लगेगा, टी बराबर कैसे निकाल सकते हैं,
डिस्टेंस अपॉन स्पीड से, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो यहां से डिस्टेंस का मान कितना बेटा x और चाल का मान कितना है v। ठीक है, तो हम देखते हैं अतः चुंबकीय बल द्वारा, इसलिए बच्चों चुंबकीय क्षेत्र द्वारा b वेक्टर द्वारा आरोपित, b वेक्टर द्वारा आरोपित आवेग, आवेग जिसे हम इंपल्स बोलते हैं, इंपल्स I बराबर कैसे निकालते हैं बेटा, F इंटू टी करके, बल इंटू समय, जितनी देर तक बल लग रहा है उस समय से गुणा करते हैं। तो बल का मान तो पता ही है आपको क्या होता है, QVB। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लंबवत प्रेशर मतलब वेग और चुंबकीय क्षेत्र में एंगल 90 है। ठीक है, तो QVB, और यहाँ पे समय का मान कितना बेटा x अपॉन v, तो x v से v कट जाएगा, इसलिए I बराबर इंपल्स का मान कितना आ गया QBx। ठीक है, ये आ गया। इंपल्स का मतलब होता है झटका, कितनी देर के लिए, मतलब झटका बल, मतलब तुरंत अल्प समय के लगने वाला बल, मतलब झटका जो बल है वो आवेग के रूप में कहलाता है। तो I बराबर होता है F इंटू टी से अपन निकालते हैं। ठीक है, तो ये अपन देखा बच्चों कि आवेश को जब चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कराया जाता है तो चुंबकीय बल के कारण वो किसी दिशा में विक्षेपित पाया जाता है, विक्षेपित हो जाता है। ठीक है, अब बच्चों इस पे और भी कई सारे क्वेश्चन पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र पर भी आते हैं, मतलब कोई आवेश पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है तो आपसे कहा जाएगा बताइए किस दिशा में विक्षेपित होगा। तो जो उन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें पहले पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पता होनी जरूरी है, तभी हम वैसे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो वैसे क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बारे में थोड़ा सा ज्ञान दे दूं। देखिए बच्चों, यहाँ पे पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर की दिशा, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर की दिशा, तो बच्चों पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर इसका हम दो घटक करते हैं, एक तो क्षैतिज घटक और एक ऊर्ध्वाधर घटक, मतलब बी एच वेक्टर एंड बी वी वेक्टर। बच्चों अब जो पृथ्वी का जो बी एच वेक्टर है, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है बी एच वेक्टर, यह सदैव जो पृथ्वी का ग्लोब है, ठीक है, पृथ्वी का जो गोला है उस गोले के समांतर, मतलब पृथ्वी की धरातल के समांतर होता है, जो कि हमेशा साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर, मतलब यूं समझ लो साउथ दिशा से नॉर्थ दिशा की ओर, मतलब दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा की ओर होता है सदैव। इस प्रकार से इसके ग्लोब के समांतर, मतलब ग्लोब के समांतर यूं भी यूं कह लो, इस तरह से चारों तरफ से ग्लोब है, उस ग्लोब के पृष्ठ के समांतर होता है बीएच वेक्टर, मतलब हम जहां खड़े हैं हमारे धरातल के समांतर होगा और उसकी दिशा क्या होगी, साउथ से नॉर्थ की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर। ठीक है, ये देखा अपन ने। अब यहाँ जो वर्टिकल घटक है वो इंटरेस्टिंग है। वर्टिकल घटक जो होता है बच्चों, देखिए जो उत्तरी अर्धगोलार्ध है, मतलब इस पृथ्वी का जो ऊपर वाला आधा गोला है और नीचे वाला आधा गोला, बच्चों ये जो रेखा है भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा क्या होती है, जो पृथ्वी को दो समान भागों में डिवाइड करती है, ऊपर वाला उत्तरी अर्धगोलार्ध और नीचे वाला दक्षिणी अर्धगोलार्ध कहलाता है। ऊपर वाला आधा गोला नॉर्थ पोल की तरफ है, इसलिए क्या बोलते हैं उसको उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाला जो गोला है आधा गोला वो साउथ पोल की तरफ है, इसलिए बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों उत्तरी गोलार्ध में वर्टिकल घटक की है, ये होता है डॉट के, भाई क्रॉस के अनुसार होता है। क्रॉस के अनुसार मतलब पृथ्वी की सतह के लंबवत अंदर की ओर, मतलब धरातल पर नीचे की ओर होता है। ठीक है, धरातल पर नीचे की ओर होता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में ये बी वी वेक्टर क्या होता है, धरातल के लंबवत बाहर निकलता है, मतलब ऊपर की ओर, आउटवर्ड। ठीक है, ये चीज अपन देखी, बात पहले पढ़ी। यहाँ पे तो बी वी क्या बच्चों, इनवर्ड है, इनवर्ड दी सरफेस, सरफेस के परपेंडिकुलर इनवर्ड है। और यहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध में यहाँ पे वर्टिकल घटक आउटवर्ड फ्रॉम सरफेस है, सरफेस से बाहर निकलता हुआ, आउटवर्ड फ्रॉम सरफेस। ठीक है, तो वो चीज अपन ने कही देखिए। तो यहाँ पे देखिए बी के दो घटक अपन ने किए, बी एच वेक्टर, वो बी वेक्टर की दिशा क्या होती है, बी एच वेक्टर सदैव क्या है, एस से एन की ओर। ठीक है, एस से एन की ओर होता है, ग्लोब के समांतर, धरातल के समांतर, जबकि परंतु पोल्स पर बी एच का मान 0 था, ध्यान रखें यहाँ पे। ठीक है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल है, पोल्स पर तो बी एच का मान क्या आएगा, 0। यूं समझिए यहाँ से ये इस दिशा यहाँ पे आ रहे हैं, तो यहाँ पे इधर का बी एच वेक्टर इधर आएगा, इधर बीच में, तो आपस में कट जाएंगे ना, तो नेट बी एच वेक्टर क्या है, पोल्स पर 0। ऐसे ही यहाँ भी साउथ पोल पे भी बी एच वेक्टर 0 होता है। तो आप ध्यान रखें ध्रुवों पर मतलब पोल्स पर बी एच वेक्टर का मान 0 होता है। ठीक है, क्षैतिज घटक 0 होता है। और अब बात करें उत्तरी गोलार्ध में, आप बताया बी वी वेक्टर क्या है, क्रॉस के अनुसार, मतलब इनवर्ट टू दी सरफेस। एंड दक्षिणी गोलार्ध में बी वी वेक्टर क्या है, डॉट के अनुसार, मतलब आउटवर्ड फ्रॉम सरफेस, ये इनवर्ट टू सरफेस, ये आउटवर्ड फ्रॉम सरफेस। ठीक है, और भूमध्य रेखा पर बीवी का मान 0, मतलब वर्टिकल घटक 0 कहां पर है, भूमध्य रेखा पर, जब इक्वेटर बोलते हैं भूमध्य रेखा पर, इस भूमध्य रेखा पर वर्टिकल घटक क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि इसके इस रेखा के ऊपर तो क्रॉस के अनुसार है, इस रेखा के नीचे डॉट के अनुसार, भूमध्य रेखा वाले स्थान पर ये लगभग 0 होता है। ठीक है, अब देखिए, अब इस पे समझने के लिए चलो एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन काफी है, इसको ढंग समझ लो बस। देखिए, पृथ्वी की भूमध्य रेखा पर एक लंबा धारावाही ऊर्ध्वाधर तार है।
ठीक है, एक लंबा धारावी तार ऊर्ध्वाधर रखा हुआ है जिसमें आई धारा ऊपर की ओर है, तो किस स्थिति पर उदासीन बिंदु प्राप्त होगा। ठीक है बच्चों, अब उदासीन बिंदु किसे कहते हैं, उदासीन बिंदु किसे कहते हैं बच्चों, जहां पे चुंबकीय क्षेत्र का मान जीरो, नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो है। तो अब नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो होने के लिए कम से कम दो फील्ड तो चाहिए जो एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो और आपस में उनके परिमाण बराबर हो, तो कट जाएंगे, नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे दो चुंबकीय क्षेत्र कौन है, एक तो पृथ्वी उत्पन्न कर रही है चुंबकीय क्षेत्र और एक यहाँ पे तार उत्पन्न कर रही है। ठीक है, तो इन दोनों का चुंबकीय क्षेत्र जहां बैलेंस हो जाता है वहीं हमें क्या मिलेगा, उदासीन बिंदु मिलेगा। ठीक है, तो आप समझो, मैं कहना चाहता हूं इसका सॉल्यूशन अपन यहाँ देखें। यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिणी दिखा दिया अपन ने, ये एक धरातल है ये। ठीक है, ऐसे ग्राउंड पे मैंने वर्ग बना दिया धरातल पे, ये धरातल है। यहाँ बच्चों पृथ्वी का जो क्षैतिज घटक है ये तो किधर होगा, साउथ से नॉर्थ की तरफ। ठीक है, साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है धरातल के समांतर BH वेक्टर। ठीक है, और यहाँ पे बच्चों BV वेक्टर कहाँ होगा, इस B वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। क्यों होगी जीरो, क्यों हमें क्लियर बोला गया भूमध्य रेखा पर। ठीक है, क्या हम देखते हैं बच्चों, भूमध्य रेखा की बात कर रहे हैं, भूमध्य रेखा पर तो आप जानते हैं BV का मान क्या होता है बच्चों, जीरो। भूमध्य रेखा पर BV का मान जीरो होता है, BV बराबर जीरो, हम कहते हैं केवल, अतः केवल मतलब केवल पृथ्वी का, मतलब यहाँ पे जो पृथ्वी का केवल BH वेक्टर ही यहाँ पे उपस्थित होगा। ठीक है, पृथ्वी का केवल BH वेक्टर, पृथ्वी का केवल BH वेक्टर, ठीक है, BH वेक्टर उपस्थित होगा, पृथ्वी का केवल BH वेक्टर उपस्थित होगा, ये अपन देख लिया। अब यहाँ पे देखिए, हम देखें उदासीन बिंदु पर, उदासीन बिंदु पर जो ये BH है, BH वेक्टर किससे समतुल्य हो जाएगा, B वायर से। ठीक है, मतलब जो तार का चुंबकीय क्षेत्र है से संतुलित हो जाएगा, ना निरस्त हो जाएगा, एक ही बात करें, संतुलित हो जाएगा, निरस्त हो जाएगा से। ठीक है, उदासीन में BH वेक्टर B वायर से कट जाएगा, मतलब कैंसिल हो जाएगा। अब देखो समझे बात को, क्या कहना चाहता हूं मैं, देखिए अब बच्चों यहाँ पे देखिए, ये मैंने एक तार दिखा दिया, समझो यहाँ पे जो तार है वो कैसे, तल के लंबवत ऊर्ध्वाधर, ये धरातल है, धरातल है बच्चों, धरातल लंबवत ऊपर की ओर आ रहा है, मतलब इस तरह से ये धरातल दिखा है, धरातल के केंद्र यहाँ पे दिखा, धरातल के लंबवत यहाँ आ रहा है बाहर की ओर, इस तरह से आई, यहाँ पे क्या बच्चों, आउटवर्ड डायरेक्शन में बाहर की ओर है। ठीक है, धारा यहाँ पे बाहर की ओर है। ठीक है, तल के लंबवत बाहर की ओर, ये दिखाई धारा अपन ने हमसे क्लियर हो रहा है, धारा आई ऊपर की ओर है, तल के लंबवत बाहर की ओर है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखें अंगूठा धारा की दिशा में रखें, उंगलियां घुमाएंगे तो इस तरह से दाएं हाथ के अंगूठे के नियम से तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या आएगी, आएगी इस तरह से घूमती हुई, मतलब इस तार के चारों तो यहाँ पे कोई बिंदु है तो चुंबकीय क्षेत्र स्पर्श की इधर आएगा, इस बिंदु पे इस दिशा में आएगा B वायर का मान, यहाँ पे नीचे की ओर, यहाँ पे इधर की ओर, तो चारों तरफ हम देख रहे हैं इस तार का चुंबकीय क्षेत्र दिशा इस तरह से। ठीक है, अब बच्चों देखिए यहाँ पे इन्हीं स्थान पर अगर मैं BH की बात करूं, हॉरिजॉन्टल घटक, तो आप गौर से देखिए यहाँ पे ये हर स्थान पे BH वेक्टर का है S2n, मतलब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे BH वेक्टर आएगा इस दिशा में BH, यहाँ पे भी BH आएगा इस दिशा में BH, यहाँ पे भी BH आएगा इस दिशा में, ये लो इस दिशा में दिखा दिया BH, यहाँ भी आएगा BH इस दिशा में, लो BH दिखा दिया अपन ने, प्रत्येक बिंदु पर BH तो इस दिशा में आ रहा है। ठीक है, ये अपन देख लिया BH आ रहा है इस दिशा में। अब यहाँ पे इस चित्र में गौर से देखिए कौन सा बिंदु ऐसा है जहां पे BH और BW एक दूसरे के विपरीत दिशा में, तो एक ही बिंदु आपको दिखा, कौन सा, ये वाला बिंदु। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब यहाँ पे ही हमें नेट चुंबकीय क्षेत्र जीरो प्राप्त हो सकता है क्योंकि दोनों विपरीत दिशा में, तो इनके परिमाण अगर बराबर हो जाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे उदासीन बिंदु। तो ये क्या कहलाएगा बेटा, उदासीन बिंदु कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दोनों के परिमाण बराबर हो तो नेट चुंबकीय क्षेत्र जीरो हो जाएगा, मतलब यहाँ तार से इसकी दूरी आएगी, ये दूरी को हमने R बोल दिया है, तो हमें इस R का मान ही निकालना है, क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए BW को हम क्या रख देंगे, BH के बराबर, तो BH बराबर कर दिया हमने BW। ठीक है, मतलब नेट चुंबकीय क्षेत्र जीरो चाहिए तो BH बराबर BW, तो BH बराबर, अब बच्चों BW का मान क्या होता है, वायर का एक लंबा धारावाही तार है, हम जानते हैं दोनों तरफ लंबाई अनंत होती है, मतलब लंबा धारावाही तार होता है, तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र सूत्र म्यू नॉट I अपॉन 2πr। ठीक है, म्यू नॉट I अपॉन 2πr लगा रहा हूं मैं, म्यू नॉट I अपॉन 2πr ये लगा दिया। ठीक है, तो हमारा उद्देश्य क्या है, R निकालना है, तो यहाँ से R निकाल लो, BH नीचे आ जाएगा, इसलिए बच्चों R बराबर क्या जाएगा, R बराबर ये जाएगा म्यू नॉट I
अपॉन 2 पाई बी एच। ठीक है, ये आ गया आंसर। उदासीन बिंदु की हमने तार से दूरी निकाल ली, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई बी एच। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन ने ये पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी देख ली और उस पर आधारित अपन ने एक क्वेश्चन देख लिया कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में कोई धारावाही तार है, उदासीन बिंदु प्राप्त हो गया। ठीक है, हाँ बच्चों, अगर यहाँ पे कोई आवेश गति कर रहा होता वो किस दिशा में विक्षेपित होगा, तो हमें बस यही चीज सोचनी है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को समझा दी मैंने। ठीक है, अब उसकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का उपयोग करते हुए अगर आपसे कहा कोई आवेश यहाँ पे गति कर रहा है, किस दिशा में विक्षेपित होगा, तो आप चपेट का नियम लगाकर आवेश के विक्षेप की दिशा ज्ञात कर सकते हैं। बात पहले पड़ी। और चलो नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ेंगे यहाँ पे साइक्लोट्रॉन के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अपन देख रहे हैं साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन बच्चों एक ऐसी डिवाइस है जिसकी सहायता से हम भारी धनावेशित कणों जैसे कि प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन, अल्फा कण, इनको हम उच्च गतिज ऊर्जा प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, कैसे बच्चों, देखिए किस प्रकार से प्रदान करते हैं उच्च गतिज ऊर्जा, समझिए। यहाँ बच्चों इसमें दो खोखले बॉक्स होते हैं डी आकार के, इस तरह इनको हम डी बोलते हैं, डी डबल ई डी बोल लो, या इसे अपन कह सकते हैं डी, इस तरह से इनको हम डी बोलते हैं। ठीक है, दो डी होते हैं क्योंकि इसकी शेप होती है कैपिटल डी लेटर की तरह होती है, कैपिटल डी की तरह इसकी शेप होती है। ठीक है, इस बच्चों यहाँ पे ये एक एसी सोर्स है, मतलब प्रत्यावर्ती धारा स्रोत है जिसका वोल्टेज वी वोल्ट और इसकी आवृत्ति एन हर्ट्ज है। ठीक है, तो बच्चों इसके द्वारा हम इस पे हाई वोल्टेज वी आरोपित करते हैं। अब बच्चों देखो, जिस आवेश को हमें और साथ के बच्चों यहाँ पे हमने ये चुंबकीय क्षेत्र आरोपित किया बी वेक्टर, इस सतह के जो डी का सतह है इसके सतह के लंबवत हम यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र बी आरोपित करते हैं। अब देखिए जिस धनावेश को आपको यहाँ पे त्वरित करना है, उच्च वेग प्रदान करना है, प्राप्त कराना है लास्ट में, तो हम यहाँ पे उस आवेश को यहाँ पे थोड़ा सा अल्प वेग देते हैं, मतलब यू का मान लगभग 0 है, चिन्ना सा वेग प्रदान करते हैं ताकि एक बार गति स्टार्ट तो करे। तो यहाँ पे प्लस क्यू को हम थोड़ा सा वेग देते हैं, यहाँ पे अंदर प्रवेश करता है और छोटी सी वृत्तीय पथ पे त्रिज्या पे घूमता हुआ इधर आता है। तो थोड़ा सा वेग है इसलिए पथ की त्रिज्या भी थोड़ी सी होगी। अब जैसे बच्चों यहाँ से आवेश बाहर निकलता है तो उस समय यहाँ पे इस पे पोटेंशियल आता है प्लस, इस पे आता है माइनस, क्योंकि ये प्रत्यावर्ती स्रोत है, इसकी विभव की दिशा लगातार बदलती रहती है, प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस लगातार चेंज होती रहती है। अभी यहाँ पे इस पे आता है प्लस विभव, इस पे आता है माइनस, तो बच्चों इधर वाले पे क्या है प्लस माइनस विभव है, माइनस विभव। तो जैसे यहाँ से पार्टिकल ये धनावेश बाहर निकल रहा है, इस पर नेगेटिव पोटेंशियल है, वो इसको आकर्षित करेगा, नेगेटिव पोटेंशियल इसको आकर्षित करेगा, अर्थात इन दोनों के मध्य विभवांतर कितना है, v है। तो आवेश q इन दोनों के मध्य जो विभवांतर v है इसके द्वारा क्या होगा, त्वरित, अर्थात गतिज ऊर्जा में वृद्धि करेगा। हम जानते हैं बच्चों धनावेश q जो q पार्टिकल है इस पे v विभवांतर आरोपित करें तो इसकी गतिज ऊर्जा में कितनी वृद्धि होती है, q इंटू वी। तो जैसे पार्टिकल बेटा यहां से निकलकर यहां तक पहुंचा, इस गैप के दौरान इसकी गतिज ऊर्जा में qv वृद्धि हो जाती है, तो गतिज ऊर्जा बढ़ गई तो इसकी चाल बढ़ जाती है। अब यहाँ चाल बढ़ गई तो थोड़ा बड़ी त्रिज्या के पथ घूमेगा। देखिए यहाँ तो छोटी पथ पे था, यहाँ थोड़ी त्रिज्या का पथ बड़ा हो गया है। क्यों गया बड़ा, क्योंकि चाल बढ़ गई है। अब जैसे बच्चों यहाँ से फिर बाहर निकलने वाला होता है, अब यहाँ पे अचानक से ये माइनस और ये बन जाता है प्लस, मतलब सॉरी ये हो जाता है प्लस, ये होता है माइनस, मतलब उसकी दिशा बदल जाती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे माइनस आ चुका है तो यहाँ पे ये इसको आकर्षित करेगा प्लस वाले को, यहाँ से निकल रहा है बाहर इधर आ रहा है तो ये इस जगह पे जो माइनस है इसको आकर्षित करेगा, तो फिर दोबारा से इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ती है। तो हमने देखा कि एक चक्र में 2 बार इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ रही होती है। ठीक है, तो एक चक्र में इसकी गतिज ऊर्जा में कितनी वृद्धि होगी, टोटल ट्वाइस ऑफ q इंटू वी। ऐसे इसके अंदर मान लो उसने कुल n चक्कर लगाए, n चक्कर ने लगाया, बार बार इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ती गई, चाल बढ़ती गई, ठीक है, और पथ की त्रिज्या बढ़ती गई। तो ऐसे इसने कुल n चक्कर लगाता हूं, मान लो यहाँ से बाहर निकल रहा है तो इसकी गतिज ऊर्जा में कुल वृद्धि का मान हो जाता है n इंटू ट्वाइस ऑफ qv, क्योंकि n चक्कर लगा रहा है, हर चक्कर में 2qv वृद्धि हो रही है, तो n चक्करों में कुल वृद्धि जाएगी n इंटू 2qv। तो अंत में जब गतिज ऊर्जा निकलती है e का मान काफी उच्च होता है, क्योंकि इस e का मान क्या हो गया, n इंटू ट्वाइस ऑफ qv, और इसलिए चाल का मान v का मान, v चाल है, उच्च चाल से यहाँ पे बाहर निकल रहा होता है। ठीक है, ये चीज होता है। कॉन्सेप्ट देखिए लिखा, भारी धनावेश कणों प्रोटॉन, अल्फा कण, ड्यूट्रॉन को उच्च गतिज प्रदान करने में इसका उपयोग होता है। एसी सोर्स द्वारा उच्च विभवांतर 2 अर्धवर्तक बॉक्स में आरोपित करते हैं। ठीक है, जिसे हम डी बोलते हैं। जब प्लस q एक डी से दूसरे डी में प्रवेश करता है तो उसकी गतिज ऊर्जा में qv वृद्धि होती है। ठीक है, अतः एक चक्र में 2qv वृद्धि होगी। ठीक है, यदि कुल n चक्कर करके बाहर आए तो अंतिम गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, n इंटू ट्वाइस ऑफ qv। ठीक है, अब बच्चों हम जानते हैं पथ की त्रिज्या का सूत्र आपको पता ही है, अपने पढ़ चुके हैं, क्या होता है, r बराबर mv अपॉन qb। mv अपॉन qb की पथ की त्रिज्या होती है, जहां पे mv को अपन लिखा था p, संवेग p, फिर p को लिखा था √2me। ठीक है, तो अंत में जो गतिज ऊर्जा, अंत में जो बच्चों की पथ की त्रिज्या है वो किसके बराबर होगी, ये पथ की त्रिज्या, यहाँ पे जो डी शेप के जो डी शेप है इसकी जो त्रिज्या है बच्चों, बॉक्स की जो त्रिज्या है r, उसके बराबर पथ की त्रिज्या से करता है, बाहर निकलता है लगभग। ठीक है, इस पथ की त्रिज्या इस डी शेप की त्रिज्या के बराबर होती है।
तो अब यहाँ पे r बराबर लगा दें, जो सूत्र होता है √2m/qb, ये लगा दिया अपन ने फॉर्मूला। ठीक है, अब इस e का मान रख देंगे, ये रख दिया मैंने, और दोनों तरफ वर्क कर दिया, तो वर्क करने पे यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे इस जगह रूट हट जाएगा। ठीक है, और नीचे q² b² हो गया, तो यहाँ से निकाल लिया n। n क्या बच्चों? चक्करों की संख्या, मतलब कितने चक्कर अंदर करके बाहर निकला, तो ये हो गया। ठीक है, अब बच्चों फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने आपको एक चीज समझाई कि जब यहाँ पे चार्ज पार्टिकल यहाँ से बाहर निकल के यहाँ आ रहा है तो ये प्लस और माइनस है, फिर यहाँ घूम के यहाँ से बाहर आया तो इसने अपने आप इसको कर लिया प्लस, इसको कर लिया माइनस। तो फिर हम सोचें कि इस d को कैसे पता चला कि आवेश इधर से इधर जाने वाला है, अब मैं अपने आप को प्लस का माइनस, माइनस का प्लस कर लूं, ऐसे कैसे? तो इस d को पता नहीं होता, मतलब यहाँ पे ये जो विभवांतर आरोपित कर रहे हैं उसकी सहायता से अपने आप ही बदलता रहता है, और हमें इस विभवांतर की जो आवृत्ति है, मतलब एसी सोर्स की आवृत्ति जो आवृत्ति है वो इसके चक्कर की आवृत्ति के बराबर रखनी पड़ती है। मतलब आवेश Q की चुंबकीय क्षेत्र में चक्कर आवृत्ति होगी, जैसे अपने आवर्तकाल का लिखा था फॉर्मूला, क्या होता है आवर्तकाल? T बराबर 2π/qb, उसका व्युत्क्रम कर दो, क्या बन जाएगी? चक्कर आवृत्ति f। ठीक है, तो इस आवृत्ति f का मान इस n के बराबर था, इस n हर्ट्ज के। तभी यहाँ पे फिक्स टाइम पे जब ये चार्ज पार्टिकल एक जगह दूसरी जगह जा रहा है और यहाँ से बाहर निकला, तो फिक्स टाइम पे ये प्लस का माइनस, फिर माइनस का प्लस इंटरचेंज होता रहेगा, दिशा बदलती रहेगी। ठीक है, समझ रहे मेरी भावनाओं क्या कह रहा हूं मैं? तो हर चक्कर में तो यहाँ पे मतलब जो जिस चक्कर से ये चल रहा है उसी चक्कर से चलना चाहिए, मतलब वो आवृत्ति दोनों की समान होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है, देखिए यहाँ एसी सोर्स की आवृत्ति Q की B वेक्टर में आवृत्ति के बराबर रखी जाती है, तभी यहाँ पे त्वरित हो पाएगा। इसलिए n बराबर क्या हो गया? 1/t, t का मान रख दिया, ये आ गया qb/2πm। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे क्या होता है एक्चुअल में, हम ऋणावेशित कण जो होते हैं, हल्के कण इलेक्ट्रॉन, इन इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे त्वरित क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि इलेक्ट्रॉन बच्चों बहुत हल्का कण होता है, जैसे ही थोड़ा सा यहाँ पे इसकी गति में वृद्धि होती है Q/v, इसकी चाल काफी ज्यादा बढ़ जाती है। गति ऊर्जा में वृद्धि तो क्या होगी? Q/v होगी, लेकिन इसकी चाल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। चाल बहुत ज्यादा बढ़ जाने के कारण इस पे आइंस्टीन का सापेक्षता का सिद्धांत लगने लगता है, जिसके अनुसार प्रभावी द्रव्यमान m बराबर, हम जानते हैं सूत्र क्या होता है, m बराबर m0 बटे में √1 - v²/c²। जो आइंस्टीन का सापेक्षता सिद्धांत है, प्रभावी द्रव्यमान m बराबर m0 में विराम द्रव्यमान बटा √1 - v²/c²। तो यहाँ पे v का मान काफी उच्च हो जाने के कारण जो प्रभावी द्रव्यमान है ये बदलने लगता है, तो इसलिए इसकी जो आवृत्ति है ये डिस्टर्ब हो जाती है। आवृत्ति डिस्टर्ब हो जाती है, मतलब इस आवृत्ति से मैच नहीं कर पाती, क्योंकि डिस्टर्ब होने लगती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन फिर अंदर प्रॉपरली त्वरित नहीं हो पाता, इसलिए दिक्कत आती है। इसलिए हम हल्के कणों को यहाँ पे आवेशित, मतलब हल्के आवेशित कणों को यहाँ पे हम त्वरित नहीं कर पाते। ठीक है, तो इसका उपयोग केवल क्या होता है बच्चों? भारी कणों को त्वरित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। बात पहले पढ़ी तो यहाँ तक तो मैंने पढ़ लिया बच्चों केस नंबर 2 के बारे में। ठीक है, केस नंबर 2 मतलब थीटा बराबर 90 डिग्री पे आवेशित कण प्रवेश करता है, तो हम देखा था कि कण वृत्ताकार पथ पे घूर्णन करने लगता है। ठीक है, और केस 1 में पढ़ा था कि अगर आवेश थीटा बराबर 0 डिग्री पे प्रवेश कर रहा है चुंबकीय क्षेत्र में, तो वो सीधे स्ट्रेट लाइन पथ के अनुसार गति कर रहा होता है। ठीक है, अब देख रहे हैं बच्चों केस नंबर 3 की जो कण है वो किसी थीटा एंगल पर प्रवेश कर रहा है, जो कि 0 से 90 डिग्री के बीच में कुछ भी हो सकता है थीटा। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या आएगा मान? तो यहाँ तक तो मैंने क्या पढ़ लिया? केस नंबर 2 पढ़ लिया, मींस की थीटा बराबर 90 डिग्री है, तो उस केस में पार्टिकल वृत्ताकार पथ पे घूर्णन करने लगता है। ठीक है, उससे पहले केस नंबर 1 पढ़ा था कि अगर पार्टिकल थीटा बराबर 0 डिग्री पे चुंबकीय क्षेत्र प्रवेश करता है तो सरल रेखीय पथ पर गति करने लगता है। ठीक है, ये चीज अपन देखी थी। अब अपन केस नंबर 3 देख रहे हैं कि थीटा का मान 0 डिग्री व 90 डिग्री के बीच में है। ठीक है, तो इस कंडीशन में पथ कैसा बनेगा? ठीक है, उसकी क्या क्या गुण होंगे वो चीज अपन देखने जा रहे हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे ये आवेश है +q v वेग से थीटा एंगल पर चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? v के दो घटक किए अपन ने, एक तो v पैरेलल = v cos थीटा और एक v परपेंडिकुलर = v sin थीटा। तो दो घटक है बच्चों। तो देखिए ये जो घटक है वो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है, ये चाहेगा कि जो कण है सरल रेखीय पथ पे गति करे। ठीक है, जबकि ये वाला घटक चाहेगा कि कण वृत्ताकार पथ पे गति करे। ठीक है, मतलब समझो मैं क्या कह रहा हूं। तो यहाँ पे जो v समांतर घटक है, ठीक है, v समांतर के कारण जो पथ कैसा आएगा बच्चों? यहाँ पे कैसा पथ आएगा? सरल रेखीय पथ। ठीक है, सरल रेखीय पथ बनेगा, सरल रेखीय पथ। और v परपेंडिकुलर के कारण जो पथ बनेगा वो कैसा होना चाहिए बच्चों? ये चाहेगा कि पथ कैसा हो? वृत्ताकार पथ हो, वृत्तीय पथ। ठीक है, तो यहाँ बच्चों इसलिए परिणामी पथ बनता है, अतः परिणामी पथ क्या बनता है बच्चों? देखो परिणामी पथ, समझना बात हो क्या कह रहा हूं मैं? परिणामी पथ बराबर क्या बनेगा? यहाँ पे देखिए कण बच्चों, यहाँ पे
आगे भी जाएगा और वर्ताकार पथ पे घूमेगा, क्योंकि कण कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं करूं क्या, सरल रेखी पथ पे गति करूं या वर्ताकार पथ पे। तो कण ये डिसाइड करता है कि मैं दोनों गतियां एक साथ करूंगा, मतलब आगे भी जाऊंगा और मतलब कण जो है इस प्रकार से घूमता है, वर्ताकार पथ पे घूमता है और आगे भी जाता रहता है, वर्ताकार पथ पे घूमता है और आगे जाता रहता है। मतलब यहाँ पे हम देख रहे हैं इस पथ, यहाँ जो पथ की आकृति बनती है स्प्रिंग के रूप में बनती है, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, हेलिकल पथ। तो परिणामी पथ जो बनता है, परिणामी पथ क्या बनता है, हेलिकल, ठीक है, हेलिकल पथ बनता है परिणामी पथ, इसे हम बोलते हैं हेलिकल पथ, मतलब स्प्रिंग नुमा पथ। यहाँ पे स्प्रिंग के रूप में पथ होता है, हेलिकल पथ ये बन रहा होता है, ठीक है, परिणामी पथ। अब बच्चों यहाँ पे इसको थोड़ा डिटेल में अपन स्टडी करें तो देखो, पहले यहाँ पे देखें हेलिकल पथ क्या होता है, इस प्रकार बच्चों हेलिकल पथ बनता है और ये पार्टिकल आगे की ओर गति कर रहा है, मतलब वर्ती गति भी हो रही है और आगे की ओर चुंबकीय क्षेत्र में विस्थापित भी हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इस वर्ती पथ पे घुमा कौन रहा है, उसको वी परपेंडिकुलर। तो इस हेलिकल पथ में जो वर्त बन रहे हैं, मतलब वर्ताकार आकृति बन रही है, इसकी त्रिज्या के लिए जिम्मेदार कौन है, वी परपेंडिकुलर, ठीक है, त्रिज्या और आवर्त काल के लिए जिम्मेदार कौन है, वी परपेंडिकुलर, और उसको आगे की ओर विस्थापित करने के लिए जिम्मेदार कौन है, डी वेक्टर, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे देखिए आगे की ओर दो क्रमागत जो केंद्र बन रहे हैं, वर्ती पथ के जो क्रमागत केंद्र हैं, इन्हें बोलते हैं पिच के लो या चूड़ी अंतराल, ठीक है, पिच के लिए या बोलते हैं इसको चूड़ी अंतराल भी बोलते हैं, चूड़ी अंतराल, ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं चूड़ी अंतराल, हिंदी बोलते हैं पिच और इंग्लिश में बोलते हैं चूड़ी अंतराल बोलते हैं, आई बात समझ में। तो बच्चों ये चूड़ी अंतराल क्या है, मतलब पिच क्या चीज है समझो। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक चक्र में अभी कण यहाँ पे था, फिर एक चक्कर करके कण का पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया, जैसे अभी यहाँ पर है, यहाँ से घूमते हुए, ठीक है, यहाँ से घूमते हुए एक चक्र पूरा किया, तो अपने एक चक्र में जितना आगे की ओर विस्थापित हुआ है, एक चक्र में जितना आगे की ओर विस्थापित हुआ है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, ठीक है, उसी दूरी को हम क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं। एक चक्र में मतलब कैपिटल टी टाइम में, एक आवर्त काल के दौरान जितना इसका आगे की ओर विस्थापन हुआ है, उसी को हम चूड़ी अंतराल कहते हैं, ठीक है। तो ये मान क्या होते हैं अपन देखने जा रहे हैं। अब देखिए पहले अपन देख रहे हैं वी समांतर जो घटक है कितना है, पहले वी लंबत लिखते हैं, वी लंबत वाला घटक कितना है बच्चों, वी साइन थीटा, वी लंबत बराबर वी साइन थीटा के कारण अब यहाँ पे इनको अपन डिटेल में लिख रहे हैं के कारण, यहाँ जो हेलिकल पथ की त्रिज्या है क्या है बच्चों, के कारण हेलिकल पथ की त्रिज्या जो आर है, आर बराबर क्या बनेगा, आर बराबर हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, आर बराबर एम वी अपॉन क्यू बी। यहाँ पे जो वर्ती पथ के अनुदिश वेग है कौन सा, वी परपेंडिकुलर है, तो सूत्र में वी की जगह हम वी परपेंडिकुलर का उपयोग करेंगे, एम वी अपॉन क्यू बी, ठीक है, क्योंकि वर्ती पथ के अनुसार जिम्मेदार वेग कौन सा है, वी परपेंडिकुलर, तो लिख दिया मैंने। अब यहाँ पे इस वी परपेंडिकुलर का मान हम रखें कितना बच्चों, वी परपेंडिकुलर का मान वी साइन थीटा है क्या, नहीं है, क्या रख दिया मैंने, वी साइन थीटा, वी परपेंडिकुलर का मान रख दिया वी साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ से आप देखिए आर समानुपाती क्या जाएगा, वी साइन थीटा, तो हम कहते हैं इसलिए बच्चों आर समानुपाती आ रहा है वी साइन थीटा के, ठीक है। अब बच्चों आवर्तकाल निकालें, ठीक है, आवर्तकाल टी बराबर क्या जाएगा, क्या होता है आवर्तकाल, हम जानते हैं दूरी बटा चाल, एक चक्र में तय दूरी, एक वर्ताकार पथ पर दूरी क्या होगी, 2 पाई आर, वर्ती पथ की दूरी बटा वर्ती पथ पर चाल, तो वर्ती पथ पे चाल कौन सी है, वी परपेंडिकुलर, वर्ती पथ की दूरी और वर्ती पथ पर चाल वी परपेंडिकुलर का अनुपात आवर्त का बताता है केस, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें इस जगह आर का मान रख दें, अभी ऊपर अपने आर का मान क्या लिखा है, एम वी परपेंडिकुलर अपॉन क्यू बी, ये रख दिया। अब यहाँ से इस वी परपेंडिकुलर से वी परपेंडिकुलर को काट दें तो कट जाएगा, तो क्या है 2 पाई अपॉन क्यू बी, तो इसलिए अपन देख रहे हैं टी बराबर आ रहा बच्चों 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, यह रिजल्ट। तो यहाँ पे गौर से देखें जो टी का मान आया यहाँ पे थीटा नहीं आ रहा, तो हम देखा बच्चों टी का मान थीटा पर भी डिपेंड नहीं करा, ठीक है। पहले अपन देखा था बच्चों टी का मान किस पे डिपेंड नहीं करता, ना तो पथ की त्रिज्या पे डिपेंड करता है, न चाल पे डिपेंड करता है, न संवेग पे डिपेंड करता है, न गतिजा पे डिपेंड करता है, और यहाँ से हम देख रहे हैं टी का मान तो थीटा पर भी डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है। मतलब एक निश्चित चुंबकीय क्षेत्र में निश्चित प्रकार के आवेशित कण की आवर्तकाल का मान निश्चित होता है, चाहे उसको किसी भी वेग से, किसी भी एंगल पर, किसी भी संवेग से, गतिजा से फेंका जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं थीटा पर भी निर्भर नहीं, थीटा पर भी निर्भर नहीं करता ये मान, ठीक है। चलो ये तो हमने आर और टी निकाल लिए। अब यहाँ पे जो बच्चों वी समांतर है, वी समांतर घटक कौन है, वी कॉस थीटा के कारण अब देखो बच्चों जो हेलिकल पथ की पिच जो बन रही है, पिच उसके लिए जिम्मेदार कौन है, वी पैरेलल। तो देखो पिच मतलब जो चूड़ी अंतराल है, पिच पी बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, अभी आपको समझाया था मैंने, पिच क्या चीज है, कैपिटल टी समय में
बी वेक्टर की अनुदिश लंबाई, ठीक है, कैपिटल टी समय में बी वेक्टर की ओर तय दूरी, बी वेक्टर की ओर तय दूरी। तो पिच बच्चों एक दूरी है और दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय। तो बी वेक्टर के अनुदिश चाल कितनी है, v पैरेलल, ठीक है, चाल v पैरेलल है इंटू समय कितना लग रहा है, कैपिटल टी। तो एक चक्कर का समय कितना है, कैपिटल टी है, लिख दिया अपन ने v पैरेलल इंटू टी। और यहाँ पे v पैरेलल का मान कितना है, v cos थीटा, और ये t रख दिया अपन ने, ठीक है। अब यहाँ पे चाहो तो t का मान भी रख दो, v cos थीटा, t का मान क्या है 2 पाई m अपॉन क्यूब, ये रख दिया अपन ने, ठीक है। तो ये पिच का मान आ गया, मतलब चूड़ी अंतराल अपन ने निकाल लिया, ठीक है, चूड़ी अंतराल का मान आ गया। चलो अब यहाँ पे इस पे आधारित दो क्वेश्चन देख रहे हैं, सिंपल क्वेश्चन आते हैं। चलो सॉल्यूशन नंबर 1 अपन देखें। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बी वेक्टर में एक प्रोटॉन वी वेग से 60 डिग्री पर प्रवेश कर रहा है और इसी बी वेक्टर में दूसरा प्रोटॉन 2v, 30 डिग्री से प्रवेश कर रहा है। तो हेलिकल पथ की त्रिज्या का अनुपात बताना है। तो अभी अपन देखा कि यहाँ पे r समानुपाती क्या आता है, साइन थीटा, r समानुपाती v साइन थीटा है, ठीक है। इसका यूज करें तो r1 अपॉन r2 का मान क्या आएगा, पहले वाला तो मान v है, ठीक है, और साइन 60 डिग्री है। दूसरे वाले में वेग का मान 2v है और साइन 30 डिग्री है, ठीक है। तो वेग से तो वेग कट गया, ठीक है, तो ऊपर आया साइन 60 का मान √3/2 और नीचे क्या आया 2 इंटू ये साइन 30 का मान 1/2। तो यहाँ से देखिए 2 से 2 कट जाएगा तो क्या आ गया रिजल्ट, √3/2, यह इसका आंसर रहेगा √3/2, ठीक है। चलो अगला एग्जाम्पल देखें, सॉल्यूशन नंबर 2। क्या कह रहा है बच्चों अगला एग्जाम्पल कि बी वेक्टर की दूरी परास 10 मीटर है, मतलब यहां से लेकर यहां तक की लंबाई पूरी 10 मीटर बता रखी है। एक आवेश कण 2 मीटर पर सेकंड से 60 डिग्री पर प्रवेश करता है। तो इसकी हेलिकल पथ का आवर्तकाल दे रखा है 0.5 सेकंड हो, तो पिच बतानी है। तो पिच अभी अपन ने देखा था, पिच बराबर क्या होता है बेटा, v cos थीटा इंटू टी, ये लिखा है अपन ने, पिच का मान v cos थीटा इंटू टी। v हमें दे रखा है कितना है 2, थीटा का मान 60 डिग्री है, cos 60 का मान 1/2 रख दिया, t का मान 0.5 रख दिया, 2 से 2 कट जाएगा, कितना जाएगा पिच का मान 0.5 मीटर, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे हम से और क्या पूछा है कि बी वेक्टर को पार करने में कितना समय लगेगा, ये निकालना है। चलो अब यहाँ पे हम देखें बच्चों इसके अंदर देखें कि इसने कुल कितने चक्कर लगाए, ये भी निकाल लें कि देखो यहां से यहां तक बच्चों इसके अंदर कुल कितने चक्कर, हम देखें चक्करों की संख्या, बी वेक्टर में कुल चक्कर संख्या अगर अपन देखना चाहें तो कैसे निकाल सकते हैं, चक्कर संख्या n बराबर, हम चक्कर संख्या निकाल सकते हैं। देखिए बी वेक्टर की दूरी परास, बी वेक्टर की दूरी परास बटे में पिच, इसका भाग लगा देंगे तो क्या आएगा, क्योंकि हम देखिए बच्चों यहां से इस पिच जितनी दूरी के अंदर कितने चक्कर हो रहे हैं, एक चक्कर हो रहा है, ऐसे अगले पिच की दूरी में एक और चक्कर, अगले पिच की दूरी में एक और चक्कर, ऐसे टोटल यहाँ पे n चक्कर हो रहे हैं। तो बी वेक्टर की कुल लंबाई कितनी होगी, बी वेक्टर की कुल लंबाई n इंटू पिच के बराबर। तो n का मान क्या आएगा, बी वेक्टर की लंबाई बटा पिच, ठीक है। तो यहाँ से बी वेक्टर की दूरी परास हमें कितनी रखी है 10 मीटर, ठीक है, और यहाँ पे पिच का मान अपन ने निकाला 0.5 मीटर, तो इसके अंदर घेरे कितने आ जाएंगे 20, तो कुल 20 चक्कर लगाते हुए बाहर निकलेगा। और देखिए एक चक्कर का समय आपको दे रखा है 0.5 सेकंड, तो 20 चक्करों का कुल समय कितना हो जाएगा, बढ़ा करके निकाल लें, ठीक है। इसलिए बी वेक्टर को पार करने में लगा समय t का मान निकालेंगे तो t बराबर क्या जाएगा n इंटू कैपिटल T। तो n का मान तो 20 है, कैपिटल T का मान 0.5 है, तो कितना जाएगा 10 सेकंड। तो चुंबकीय क्षेत्र को पार करने में कितना समय लगेगा बच्चों, 10 सेकंड लगेंगे, ठीक है। तो हमने देखा इस प्रकार से केस 3 पे ये 1-2 एग्जांपल आपको मैंने और समझा दिए, ठीक है। अब बच्चों नेक्स्ट पॉइंट अपन समझते हैं इसके अंदर लॉरेंज बल के बारे में, ठीक है। लॉरेंज बल क्या होता है बच्चों, अगर किसी आवेश, कोई आवेश पर जो चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों की उपस्थिति में गुजर रहा है, तो उस आवेश पर लगने वाला नेट बल, मतलब चुंबकीय बल और विद्युत बल का नेट मान, उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, लॉरेंज बल कहते हैं, ठीक है। तो बच्चों चुंबकीय उस क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र का जो नेट बल लगेगा हम उसको ऐसे लिखते हैं, देखिए ई वेक्टर बी वेक्टर द्वारा क्यू पे लगने वाला नेट बल को ही अपन क्या बोलते हैं, लॉरेंज बल बोलते हैं। तो एफ नेट इक्वल टू क्या होगा, एफ इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस एफ मैग्नेटिक फोर्स, दोनों के सदिश योग के बराबर, क्योंकि हम जानते हैं बल एक सदिश राशि है, तो परिणामी बल निकालने के लिए हमें सदिश योग ही करना पड़ेगा, ठीक है। और अब जानते हो विद्युत बल का मान क्या होता है, क्यू ई वेक्टर, जबकि चुंबकीय बल का मान क्या होता है, क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये अपन बचपन में सीख चुके हैं,
ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसमें Q कॉमन निकाल लो तो E वेक्टर प्लस V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर ये आ जाएगा मान। ठीक है, ये आ गया फर्स्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया। अब बच्चों कई बार क्या होता है आपको बेवकूफ बनाने के लिए हम माइनस साइन लगाता है। ठीक है, तो चलो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो V क्रॉस B को अगर हम मैं लिखूं B क्रॉस V तो आगे माइनस साइन लगाना पड़ेगा, क्योंकि आप बचपन में सीख चुके हो कि A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर का मान होता है माइनस B वेक्टर क्रॉस A वेक्टर। ठीक है, सदिश गुणनफल में अपन जानते हैं ये चीज। ठीक है, तो इसको हम ये भी लिखते हैं, अर्थात दोनों ही सूत्र सही हैं। तो देख लेना ऑप्शन को ढंग से कि प्लस लग रहा है या माइनस लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम गड़बड़ करने के चांसेस होते हैं ज्यादा। अब देखिए, अब मान लो बच्चों कि पार्टिकल दोनों फोर्स लग रहे हैं और दोनों फोर्स के परिमाण समान है और दिशा परस्पर विपरीत है, तो आवेश पर नेट बल कितना आ सकता है? 0। ठीक है, बिल्कुल प्राप्त हो सकता है, 0 बल प्राप्त हो सकता है। कब? अगर दोनों बलों के मान बराबर वो विपरीत दिशा में, तो नेट चुंबकीय बल मतलब नेट बल लॉरेंज बल का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं फॉर एफ नेट इज इक्वल टू 0, तो आवेश पर नेट बल 0 के लिए हम देखें ये वाला मान अगर इसके बराबर है तो माइनस की वजह से नेट मान क्या हो जाएगा? 0, अर्थात ई वेक्टर मान क्या होना चाहिए? बी वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर, बी वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर के बराबर होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड का मान। आई बस में तो यहाँ पे देखिए Q का मान लिखा है, Q में भी प्लस और माइनस, मतलब क्योंकि हम देखें बाहर Q चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, तो ये अगर इसके बराबर है तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 0, नेगेटिव फोर्स 0 हो जाएगा। मींस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? B क्रॉस V के अनुदिश होगी। ठीक है, उसका इसके मान के बराबर होगा। और परिमाण निकालना चाहें तो क्या जाएगा? BV sin थीटा, जहां थीटा क्या है? B और V के मध्य एंगल। ठीक है, B और V के मध्य कोण थीटा है। ठीक है, तो ऐसा समझ सकते हैं। चलो एग्जाम्पल अपन देखें। इस एग्जाम्पल में अपन तीनों परस्पर लंबवत ले रहे हैं। लंबवत कैसे ले रहे हैं? चलो यूं समझें कि क्वेश्चन इस तरह से कि आपसे कहा जाए कि वेलोसिटी एक्स अक्ष की तरफ है, चुंबकीय क्षेत्र जेड अक्ष की तरफ है। ठीक है, वेलोसिटी को हमने एक्स अक्ष की तरफ एक धनावेशित कण, मतलब आवेश तो खैर कुछ भी हो प्लस माइनस, हमने इसको v वेक्टर से किधर देखा? एक्स अक्ष की तरफ प्रक्षेपित किया, चुंबकीय क्षेत्र को जेड दिशा में लगाया। तो आपसे कहा जाए कि बताइए विद्युत क्षेत्र किस दिशा में आरोपित करें कि इस पर नेट बल 0 प्राप्त हो सके। ठीक है, तो हम देखें बच्चों, आप बताया मैंने विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है? बी वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर उद्देश्य, मतलब उंगलियां घुमाएंगे बी से वी की तरफ। सदिश गुणा पढ़ चुकी हो आप बचपन में। ठीक है, फिंगर्स को घुमाएंगे बी से वी की तरफ, तो हम देखेंगे अंगूठा कहाँ आ रहा है? ऊपर की ओर। तो हम देखें यहाँ पे उंगलियां बी से वी की ओर घुमाए, इस नीला वाला जो तीर दिख रहा है तो अंगूठा ऊपर की ओर आएगा, अर्थात हमें विद्युत क्षेत्र कहाँ लगाना पड़ेगा? वाई दिशा में। ठीक है, तो ये आगे तीनों की दिशा। अब तीनों की दिशा आ गई तो इससे हम और भी चीजें सीख सकते हैं। अगर मान लो आपको वेलोसिटी और विद्युत क्षेत्र दिया जाए और हमसे कहे कि लॉरेंज बल 0 के लिए बताइए चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में लगाएं, तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पे उंगलियां अगर मैं V से E घुमा रहा हूं तभी अंगूठा आ रहा है बाहर की ओर, मतलब B की ओर, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर आनी चाहिए? V से E की तरफ, मतलब V क्रॉस E के अनुदिश। देखिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आनी चाहिए V क्रॉस E के अनुदिश, E वेक्टर दिशा आनी चाहिए B क्रॉस V के अनुदिश। और अगर वेलोसिटी की दिशा पूछ ले कि E वेक्टर इधर लगाया मैंने, B वेक्टर इधर लगाया, तो बताइए आवेश को किस दिशा में प्रक्षेपित किया जाए कि इस पे लॉरेंज बल 0 प्राप्त हो सके। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? देखिए उंगलियां घुमा रहे हैं E से B की ओर, तभी अंगूठा आ रहा है वेलोसिटी की तरफ। ठीक है, मतलब ये उंगलियां E से V की ओर घुमाई जा रही है, मतलब दाएं हाथ की उंगलियां, तभी अंगूठा वेलोसिटी की तरफ है, अर्थात वेग की दिशा E क्रॉस B के अनुदिश। तो वेग की दिशा E क्रॉस B के अनुदिश होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज अपन ने देखी। ठीक है, तो तीनों सदिश परिमाण मतलब तीनों सदिश परस्पर लंबवत हैं, तो आपसे कहा जाए विद्युत क्षेत्र का मान क्या जाएगा? B क्रॉस B इंटू वी, सिंपल परिमाण आ जाएगा क्योंकि साइन 90 का मान एक होता है। और अगर V पूछ ले तो V बराबर क्या आएगा? E अपॉन B, मतलब तीनों सदिश परस्पर लंबवत हैं, तो नेट बल 0 होने के लिए वेग का मान E बटा B के बराबर आएगा। ठीक है, बात पहले पड़ी। चलो इस पे एक दो सिंपल क्वेश्चन देखें जो जनरली पूछे जाते हैं मेडिकल में। देखिए सेकंड क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि यहाँ पे बी वेक्टर का मान 20 टेस्ला धनात्मक एक्स अक्षीय ओर है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन 10 मीटर पर सेकंड वेग से ऋणात्मक वाई दिशा में प्रवेश करता है, तो आवश्यक ई वेक्टर ज्ञात करो ताकि इलेक्ट्रॉन बिना विक्षेप के सीधा निकल जाए। ठीक है, तो यहाँ हम देखें सॉल्यूशन नंबर सेकंड अपन देखें तो हम देखा बच्चों यहाँ पे ई वेक्टर का मान अभी अपन देखा था बिना विक्षेप के सीधा निकलना, मतलब लॉरेंज बल 0 करना है, तो ई वेक्टर इक्वल टू क्या है? बी वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर। ठीक है, आवेश भले पॉजिटिव हो नेगेटिव हो कोई दिक्कत नहीं, ई वेक्टर बराबर बी वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर आएगा। अब यहाँ पे बी वेक्टर कितना है? 20 टेस्ला एक्स अक्ष की ओर है, तो 20 आई कैप लिखेंगे, 20 आई कैप, तो ये 20 आई कैप। और वेलोसिटी कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड ऋणात्मक वाई अक्ष की ओर, मतलब माइनस का 10 जे कैप। अब बच्चों 20 को माइनस से गुणा करेंगे, माइनस का 200 तो आ गया। अब आई कैप क्रॉस जे कैप क्या होता है? प्लस के कैप होता है, तो बन जाएगा माइनस का 200 के कैप वोल्ट पर मीटर। क्योंकि विद्युत क्षेत्र का मात्रक तो क्या होता है? वोल्ट पर मीटर होता है। ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, चलो अब अगला एग्जांपल देखें, सॉल्यूशन नंबर थर्ड। क्या कह रहा है बच्चों? तीसरा क्वेश्चन समझिए, निम्न में से किस स्थिति में आवेश बिना विक्षेपित हुए सीधा गुजर सकता है? ठीक है, मतलब आवेश मुड़ना नहीं चाहिए, जिधर जा रहा है उसी तरफ से सीधा चलते रहे, ये हमें देखना है
किस किस चित्र में ऐसा प्राप्त हो सकता है। तो जो पहला चित्र अपन देखें, इसमें आवेश को हमने वेग दिया है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, ठीक है। विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र एक ही समांतर है, उसी दिशा में वेग दिया है। तो जो यहाँ पे वेग चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है, इसलिए चुंबकीय बल तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो पहले वाले अपन में डायग्राम देख रहे हैं, फर्स्ट वाले में यहाँ बच्चों चुंबकीय बल का मान तो कितना है, 0। मैग्नेटिक फोर्स का मान तो क्या है, 0 है। ठीक, क्यों 0 है आप देख ही रहे हो, क्योंकि बच्चों यहाँ पे इसके अंदर वेलोसिटी चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है, ठीक है। और बच्चों यहाँ पे ये धनावेश है, विद्युत क्षेत्र जो होता है धनावेश पर बल का लगाता है समान दिशा में। मतलब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स का लगेगा बच्चा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा वी वेक्टर की दिशा में, ठीक है, वी वेक्टर की ओर लगेगा, वी वेक्टर की ओर। कोई धनावेश पर जो विद्युत बल होता है, धनावेश पर जो बल होता है बच्चा किधर लगता है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में। धनावेश पर विद्युत बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही लग रहा होता है। अगर ऋणावेश होता तो ई वेक्टर के विपरीत दिशा में लग रहा होता इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। तो हम देखें यहाँ पे जो नेट बल है, नेट बल कहाँ आएगा, वी वेक्टर की ओर ही आएगा, क्योंकि एक ही बल लग रहा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन लगातार या सॉरी प्लस क्यू लगातार त्वरित वेग से सीधा गति करेगा, ठीक है, इसलिए प्लस क्यू, ठीक है। प्लस क्यू यहाँ पे बढ़ते हुए वेग से सीधा गति करेगा, मतलब विक्षेपित नहीं होगा। तो पहला सही है, विक्षेपित क्यों हो रहा, सीधा गति कर रहा है, सरलरेखी पथ पे गति कर रहा है, सीधा सरलरेखी पथ पर गति करेगा बिना विक्षेपित हुए, तो पहला सही, यही सही। चलो सेकंड अपन चेक करें, सेकंड वाले में तो बच्चों देखो यहाँ पे पॉजिटिव आवेश है, ठीक है। इस पे पहले बात करें विद्युत बल की। इलेक्ट्रिक फोर्स कहाँ लगता है बच्चों, धनावेश है, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में लगेगा, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स लगा इस दिशा में, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में, यहाँ लगेगा इलेक्ट्रिक फोर्स एफ, इलेक्ट्रिक फोर्स लगा इस दिशा में। और बात करें मैग्नेटिक फोर्स, जो बच्चों मैग्नेटिक फोर्स होता है, ये मैग्नेटिक फोर्स की दिशा क्या होती है, वी क्रॉस बी। धनावेश पर जो बल लगता है मैग्नेटिक फोर्स वी क्रॉस बी के अनुसार लगता है। तो उंगलियां घुमाएं वी से बी की तरफ, तो उंगलियां बच्चों वी से बी घुमाएंगे इस तरह से, तो अंगूठा कहाँ आएगा, ऊपर की ओर। तो उंगलियां घुमा रहे हैं वी से बी की ओर, तो हम देख रहे हैं इस धनावेश पर जो बल लग रहा है चुंबकीय बल, मतलब उंगलियां घुमाई मैंने इधर की ओर, तो उस पर चुंबकीय बल भी आ रहा है, इस दिशा में आ रहा है चुंबकीय बल, इस दिशा में मैग्नेटिक फोर्स। तो बच्चों मैग्नेटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों सेम डायरेक्शन में और वेलोसिटी के लंबवत हैं। मतलब हम देख रहे हैं यहाँ पे जो परिणामी बल आएगा नेट बल वेलोसिटी के लंबवत आएगा, तो ठीक है, वेलोसिटी के लंबवत है तो विक्षेपित तो करेगा ही करेगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे जो एफ नेट है, ठीक है, यहाँ बच्चों एफ नेट जो आ रहा है, एफ नेट वेक्टर वी वेक्टर के लंबवत होगा, नेट वेलोसिटी वी वेक्टर के लंबवत होगा, इसलिए बच्चों इसलिए कण विक्षेपित होगा, ठीक है, इसलिए बच्चों प्लस क्यू विक्षेपित होगा, तो इसलिए सेकंड तो आंसर आएगा नहीं, क्योंकि विक्षेपित हो रहा है। चलो थर्ड भी चेक कर लें। थर्ड बच्चों पहले हम देखें इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में। तो यहाँ पे जो इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा नेगेटिव आवेश है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगेगा बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, इसके अपोजिट, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जेड एक्सिस की तरफ है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स का लगा यहाँ पे इस दिशा में, नेगेटिव जेड एक्सिस के अनुदिश इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है इस दिशा में, ठीक है। अब बात करें बच्चों मैग्नेटिक फोर्स की। मैग्नेटिक फोर्स नेगेटिव पार्टिकल है, मैग्नेटिक फोर्स की दिशा बतानी है, तो क्या करेंगे, पहले इसको क्या मान लो, इसको पहले मान लीजिए आप धनावेश मान लो। तो देखें धनावेश पर बल की दिशा क्या आएगी, धनावेश पर बल आता है किधर, देखिए हमने कहा धनावेश पर बल आता है वी क्रॉस बी की तरफ, तो बच्चों वेलोसिटी से बी घुमाएंगे उंगलियों को, तो अंगूठा आएगा पीछे की तरफ, मतलब इस दिशा में अगर धनावेश है तो। लेकिन ऋणावेश है तो इसका उल्टा कर देंगे, तो धनावेश पर बल आएगा इस दिशा में, धनावेश पर मैग्नेटिक फोर्स आएगा इस दिशा में, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स सॉरी ऋणावेश पर मैग्नेटिक फोर्स आएगा इस दिशा में, क्योंकि धनावेश पर पीछे की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो हम देखें अब दोनों की दोनों बल विपरीत दिशा में आ रहे हैं, तो इनका नेट मान 0 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है 0, इसलिए कण अविक्षेपित रहेगा। तो यहाँ से हम देखते हैं थर्ड वाले केस में, हम देख रहे हैं थर्ड वाले केस में एफ नेट, ठीक है, तो यहाँ पे एफ नेट इज इक्वल टू 0 प्राप्त हो सकता है, ठीक है, हो सकता है, इसलिए माइनस क्यू अविक्षेपित गुजर सकता है। तो आंसर यहाँ पे ये थर्ड भी आ जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे मैंने एक शब्द लिखा है गुजर सकता है, ऐसा क्यों बताइए बच्चों, शब्द सकता है शब्द काम में क्यों ले रहे हैं, क्यों बच्चों, तभी ऐसा आएगा जब दोनों के परिमाण बराबर होंगे, तो ही तो नेट बल 0 आएगा, तभी यहाँ पे अविक्षेपित गुजरेगा। और यहाँ भी तो क्या पूछा, गुजर सकता है तो बोल रहा है, ये थोड़ा कह रहा है कि गुजरेगा ही सही।
अगर बच्चों यहाँ पे अगर इन दोनों के परिमाण बराबर नहीं हुए दोनों बलों के तो फिर पार्टिकल विक्षेपित होगा, लेकिन हमने ये पूछा गया हमसे गुजर सकता है, तो इसलिए थर्ड भी आंसर यहाँ पे पॉसिबल है। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों अपन ने ये पढ़ा लॉरेंज फोर्स के बारे में। ठीक है, तो चलो खैर आज अपन ने काफी लंबी क्लास होगी, काफी सारी चीजें सीख ली। तो बच्चों यहाँ तक तो अपन ने मैग्नेटिक फोर्स पढ़ा किसी चार्ज पार्टिकल पे। ठीक है, तो चलो खैर आज कितना होते, कल मिलते हैं। ओके, गुड बाय।